क्यों? हैरत अंगेज क्यों है? मेरा मकसद खुदा न खास्ता तुम्हारी नीयत पर शक करना नहीं है, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लोगों के सोचने का अंदाज भी किस कदर अनोखा है। सब के सब एक ही अंदाज में सोच रहे हो। तुम उस शख्स के कितने बड़े हमदर्द हो जो बेचारा अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। ओह, वो हमसे अलग नहीं है हारून। फौजिया ने मुझे सरदार की बजाय हारून कहना शुरू कर दिया था। गोया कोई रिश्ता भी है। मैंने कहा ना, हर बात तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मालूम होती चली जाएगी। वो जो कुछ है तुम उस पर बिल्कुल हैरत नहीं करोगे उस वक्त जब तुम्हें सारी तफसीलात से वाकफियत हो जाएगी। ठीक है, मैं भी ये नहीं चाहता कि तुम अपने असूल के खिलाफ पहले से कुछ बताओ। यकीन करो हारून, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो तुमसे खसूसी तौर पर छुपाई जाए। बस एक अमल है और इस अमल के तहत ये काम हो रहा है। मैंने कहा ना, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने जवाब दिया, तो अब तुम ये बताओ कि गांव कब चल रहे हो। पहले तुम ये बताओ कि गांव चलकर क्या करोगी। तुम्हारे अब्बू से मुलाकात और बहनों के लिए कोई बंदोबस्त, ऐसा बंदोबस्त जो उन्हें अच्छी जिंदगी दे दे, ताकि तुम ये महसूस कर लो कि तुम अपने फराइज से सुबकदोश हो चुके हो। लेकिन फौजिया, क्या बहनों के लिए रिश्ते भी आसानी से मिल जाएंगे? मैंने सवाल किया। रिश्तों की बात ना करो। अच्छी रिहाइश होगी, अच्छा तर्ज जिंदगी होगा तो बहुत से लोग रागिब होंगे। तुम यकीन करो, ये उस दुनिया का मामूल है। बेहतर हालत किसी की देख लेंगे तो उसकी जानिब दौड़ पड़ेंगे। रिश्ते मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, सिर्फ तुम्हें मुस्तहकम करना है। ठीक है, मैंने ठंडी सांस ली। खुदा करे मैं तुम्हारे इन एहसानात का तुम्हें भी कोई अच्छा सिला दे सकूं। दे क्या सकूं? तुम दे रहे हो हारून। तुम नहीं समझते तुम्हारे मिल जाने के बाद हम लोग कितने मुतमईन और पुरसुकून हैं। फौजिया ने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। रियाज से मुलाकात के बारे में मजीद कोई गुफ्तगू ना हुई। वैसे भी ये बात कुछ अरसा पहले ही तय हो चुकी थी कि गियास को एक मुस्तकिल और मुतमईन जिंदगी देने के बाद मैं कुछ अरसे के लिए उनसे कतई तौर पर जुदा हो जाऊंगा। ये बात पहले ही मेरे इल्म में लाई जा चुकी थी, चुनाचे मैंने इस मौजू पर उनसे कोई गुफ्तगू नहीं की। रात के खाने के बाद फौजिया हस्बे मामूल चली गई और मैं आराम करने के लिए लेट गया। मेरे जहन में बहुत से ख्यालात थे। अब मैं अपने अब्बू और बहनों से मिलूंगा तो वो मेरी इस हालत को देखेंगे तो क्या उन्हें भी गियास की अम्मी की तरह हैरत नहीं होगी? वो समझेंगे कि मैं किसी उलझन में फंस गया हूँ। वैसे वाकई मुश्किल काम है। वालिदैन खास तौर पर मुतमईन नहीं होते और गियास और उसकी अम्मी भी तो मुतमईन नहीं हुए। वो लोग भी तो मुझे इस कदर चाहते हैं। दूसरे दिन मैं और फौजिया नाश्ते से फारिग होकर बैठे थे कि एक खातून अंदर दाखिल हुई। नरमो नाजुक सी, मेम सी, मगरिब का लिबास पहने, चश्मा लगाए, दूध की मानिंद सफेद। मैंने कराची में ऐसी कई लड़कियां या औरतें देखी थी, खास तौर से स्टोर में वो अंग्रेजी बोलती थी। लेकिन मिस ग्रेस ने अंदर आकर कहा, मेरा नाम ग्रेस है। ओ मिस ग्रेस, आप तो बहुत उम्दा उर्दू बोल लेती हैं। फौजिया ने मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाते हुए कहा, बहुत उम्दा नहीं, बस ठीक, काम चल जाता है। ग्रेस ने कहा, मेरा नाम फौजिया है और ये हारून है। बड़ा खुशी हुआ। ग्रेस ने मेरी तरफ भी हाथ बढ़ा दिया था और मैं लम्हे के लिए हवानक बन गया, लेकिन फिर मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। ठंडे और नरम हाथ को अपने हाथ में लेकर एक अजीब सा सुरूर महसूस हुआ था। मैंने जल्दी से हाथ छोड़ दिया तो मिस ग्रेस मायने खेज अंदाज में हंस पड़ी। तशरीफ रखिए मिस ग्रेस, आप क्या पियेंगी? वेरी थैंक्स, थोड़ा देर के बाद कॉफी पियेंगा, मिस ग्रेस ने कहा और इस पियेंगा पर मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। मुझे मेरा रूम मांगता, आप मेरी मदद करेंगा? क्यों नहीं, अभी आई मिस्टर हारून, फौजिया ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। मिस ग्रेस फौजिया के साथ चल पड़ी। मैं कब से उस हसीन औरत को देख रहा था, बड़ी भली लग रही थी। फिर मैं एक ठंडी सांस लेकर दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गया। उन लोगों के लिए मैं एक कीमती खिलौने की हैसियत रखता था। सबको पसंद था, सब मुझसे दिलचस्पी रखते थे। वो शख्स कितना खुश नसीब होगा जिसकी मैं नकल था, लेकिन बेचारा जवानी के आलम में ही मर गया। फौजिया वापस आई तो मेरे ख्यालात का सिलसिला टूट गया। देखा मिस ग्रेस को? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मैं भी मुस्कुरा दिया। एक अर्ज थी जनाब। फौजिया ने गहरी निगाहों से मुझे देखा। हुक्म दीजिए, कहीं इसकी गोरी चमड़ी पर न रीझ जाइए।
मेरा मतलब है इससे इश्क बिल्कुल नहीं किया जाएगा, मैं निगाह रखूंगी। हाँ। ओह, ये बात है। क्यों, इश्क पर पाबंदी क्यों है? इसलिए कि आप किसी की अमानत हैं। अच्छा, लेकिन किन की? मैंने हैरत से पूछा। मेरी, फौजिया ने कहा और शर्मा गई। उसने गर्दन झुका ली। इस तरह शर्माती हुई फौजिया मुझे अजीब लगी, बहुत अजीब, बहुत प्यारी। लेकिन मैं खो सा गया था। क्या ये जिंदगी अपनी हुई? मुझे तो सिर्फ एक शख्स की नकल करनी है। असल तो मैं बन नहीं सकता। कभी न कभी जरूर सामने आ जाएगी, कम अज कम उस वक्त जब हारून का राज खुल जाएगा और बड़े मियाँ ठीक हो जाएंगे। क्या सोचने लगे? फौजिया ने पूछा। कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं जनाब। नहीं फौजिया, कोई खास बात नहीं, आम बात ही सही। अभी मैं सोच रहा था कि क्या ये जिंदगी दायमी होगी। मेरा मतलब है हारून की जिंदगी। कभी न कभी तो मुझे अपनी जिंदगी में लौटना पड़ेगा। दुनिया कोई भी हो हारून, अगर तुम पसंद करोगे तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी। आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत कुछ लाएगा हारून, यकीन करो, बहुत कुछ लाएगा। फौजिया जज्बाती हो गई। जब फौजिया ऐसी बातें करती थी तो मेरी समझ में नहीं आता था कि उसे क्या जवाब दूं। मैं इससे मुनहरिफ भी नहीं था, लेकिन इस बात की हकीकत को तस्लीम करने के लिए दिल भी नहीं चाहता था। बस एक अजीब सा एहसास होता था, जैसे कोई तिलिस्मी ख्वाब देख रहा हूं, एक अनोखा ख्वाब। क्यों, मेरी बात की हकीकत को परख रहे हो? फौजिया ने मुझे खामोश देखकर पूछा। नहीं फौजिया, ये बात नहीं है। फिर? बस सोच रहा था कि ना जाने आइंदा जिंदगी कैसी गुजरे। ये सब कुछ एक ख्वाब सा लगता है। बाज ख्वाब खुद अपनी ताबीर भी होते हैं। मैं इतना गहरा फलसफा नहीं समझ पाता, समझ जाओगे। छोड़ो इन बातों को। वो मिस ग्रेस आ रही हैं, उसने कहा। मिस ग्रेस हमारे पास पहुंच गई और फौजिया ने उसे बैठने की पेशकश की। शुक्रिया, मैं कॉफी पीना मांगता। अभी मंगवाती हूँ, फौजिया ने कहा और उठकर चली गई। तब मिस ग्रेस ने मुझे एक हसीन मुस्कुराहट के साथ देखा, मिस्टर हारून, और मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। आपका मिजाज कैसा है? ठीक हूँ मिस ग्रेस, आप बहुत हैंडसम मैन है। मैं आपको पसंद किया। अभी मैं आपका उस्ताद। उस्ताद, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। कल से ट्रेनिंग शुरू, ठीक है? जी, मैंने जवाब दिया। मिस फौजिया, आपका कजन, आई मीन मेरा मतलब है वो। जी हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है मिस ग्रेस, मैं इनकी कजन हूँ, फौजिया की आवाज सुनाई दी। ओह, मुझे मालूम है, बस मिस्टर हारून को बेतकल्लुफ करता है। मेरा मतलब है ये मेरे से गुफ्तगू करे, मेरा बात समझे। ओह जरूर, लेकिन पहले कॉफी पी ली जाए और फिर यूं भी आज तो आप आराम करेंगी, कल से आपका काम शुरू होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिस ग्रेस ने कहा और फिर मुलाजमा की तरफ देखने लगी जो कॉफी ला रही थी। मुलाजमा ने कॉफी बनाकर हम तीनों को सर्व कर दी और कॉफी पीते हुए मिस ग्रेस ने कहा, आप मेरी मदद करेंगा मिस फौजिया? किस सिलसिले में मिस ग्रेस? अभी 2-3 रोज तक आप हमारा साथ रहेंगा, उसके बाद हम अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। जैसा आप पसंद करें मिस ग्रेस, लेकिन इसके औकात क्या होंगे? औकात, मेरा मतलब है टाइमिंग। ओ हाँ ठीक, सुबह से दोपहर तक, फिर रात को, ठीक है ना? जी, फौजिया ने कहा। लेकिन मैंने एक बात महसूस की थी, फौजिया मिस ग्रेस की बेतकल्लुफी से ज्यादा खुश नहीं थी और शायद वो उसकी खूबसूरती से भी नाखुश थी, और उसकी वजह बहरहाल मैं समझ गया था। लेकिन दिल ही दिल में इस खेल से ज्यादा महजूज नहीं हो रहा था, क्योंकि तमाशा तो मैं खुद था। बहरहाल किस्सा मुख्तसिर, दूसरे दिन से मेरी तरबियत शुरू हो गई। फौजिया भी हमारे साथ थी। यूरोप का लाइफ, मैं लड़की लड़के से बिल्कुल बेतकल्लुफ होता, एकदम फ्री बात करता। आप भी ऐसा करो मिस्टर हारून। किस तरह? जैसा मैं, तुम्हारा गर्लफ्रेंड मिस फौजिया, तुम उसको डार्लिंग बोलो। ये तुमसे ऐसा मुवाफिक, तुम उसको पूरा हाय डार्लिंग, हाउ आर यू, फिर उसका कमर में हाथ डालकर उसे बात करो, बिल्कुल बेतकल्लुफी का माफिक। फौजिया, मैंने फौजिया को देखा। ये जरूरी है मिस ग्रेस? फौजिया ने पूछा। हाँ डियर, जो ड्यूटी मेरे को दिया गया है हम वो जरूर पूरा करेंगे। प्लीज मेरा हेल्प करो, इससे कहो ना, फौजिया ने कहा और ग्रेस मुझे समझाने लगी और उसने फौजिया की कमर में हाथ डालकर
मुझे भी ऐसा करने के लिए कहा। बड़ा कठिन मरहला था, लेकिन बहरहाल मुझे इस मरहले से गुजरना पड़ा। फौजिया शर्म से सुर्ख हो गई थी। मुझे 2-3 मर्तबा ये अमल दोहराना पड़ा, तब जाकर मैं फिट हो सका। लेकिन फौजिया अनफिट हो गई थी और मिस ग्रेस उसे देखकर हंस रही थी। इसके बाद मिस ग्रेस ने मुझे उठने बैठने के आदाब सिखाए और दोपहर तक मैं इस चुगल में मसरूफ रहा। मैं वाकई खुद को उल्लू का पट्टा समझ रहा था, जो 2 औरतों के दरमियान फंस कर रह गया था। आज का काम खत्म। अब किस वक्त मुलाकात होएगा? शाम को 7 बजे, फौजिया ने कहा। ओके, हमें इजाजत। मिस ग्रेस बाहर निकल गई। फौजिया शर्माती हुई निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उसने शर्माते हुए अंदाज में कहा, ये मिस ग्रेस बेहद ज़हीन औरत मालूम होती है। नहीं, ऐसी तो नहीं, लेकिन उसकी दी हुई तरबियत मुझे बहुत पसंद आई। मैंने शरारत से कहा, तुम बेहद शरीर होते जा रहे हो हारून। जब हारून बना हूं तो यूरोप रिटर्न बनना ही पड़ेगा। तुम कहो तो कोई तरबियत ना लूं मिस ग्रेस से? मैंने कहा। नहीं, ये भी जरूरी है, फौजिया ने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। कई रोज गुजर गए। मिस ग्रेस की ट्रेनिंग जारी थी, लेकिन उस दिन के बाद से उसने कोई ऐसा सबक नहीं दिया था जिसकी वजह से फौजिया को सुर्ख होना पड़ता। मिस ग्रेस मुझे लिबास पहनने के आदाब, उठने बैठने के तरीके और अंग्रेजी के मखसूस अल्फाज और उनकी मशक करा रही थी। फिर एक दिन उसने मुझसे एक कागज पर दस्तखत कराए। उसके पास दस्तखतों के नमूने थे, लेकिन मैंने अपने सीधे दस्तखत किए थे। लेकिन मिस ग्रेस कई घंटों तक मुझसे वैसे ही दस्तखत कराती रही जैसे कागज पर थे। एक दिन में वो काम नामुमकिन था, चुनाचे उसने फौजिया से कहा, इस काम में कई दिन लग जाएंगे। जाहिर है आसान काम नहीं है, तो फिर पहले ही अरसा तय कर लिया जाए। ग्रेस बोली और फौजिया ने गर्दन हिला दी। उस दिन सुबह के नाश्ते पर फौजिया ने कहा, हारून, आज मुझे चंद काम करने हैं, उसके बाद मुमकिन है 2-1 रोज में हम तुम्हारे गांव चलें। ओह, क्या काम करने हैं? मैंने पूछा। बस अफजाल साहब ने मुझे तफसील नहीं बताई। वैसे मुमकिन है मैं दोपहर तक पहुंच जाऊं लंच पर। 1 बजे तक इंतजार करना, फिर खाना खा लेना। ओके, मैंने मखसूस अंदाज में कहा और फौजिया मुस्कुरा दी। फिर वो तैयार हुई और मुझे खुदा हाफिज कहकर चली गई और मैं एक आराम कुर्सी में धंस कर अंग्रेजी रिसाला देखने लगा। उसमें तस्वीरों की मदद से यूरोप की जिंदगी दिखाई गई थी। बहुत दिलचस्प रिसाला था, इसलिए मुझे मिस ग्रेस के आने की खबर ना हुई। हेलो डार्लिंग, अचानक से उसने कहा और मैं चौंक पड़ा। रिसाला नीचे गिर गया था। मिस ग्रेस हल्के नीले रंग के हसीन लिबादे में मलबूस थी और उसके खुले हुए बाल लहरा रहे थे। बेहद हसीन लग रही थी वो उस लिबास में। वो जल्दी से रिसाला उठाने के लिए झुकी और उसका सर मेरे घुटनों पर आ टिका। मिस ग्रेस ने रिसाला उठा लिया था। फौजिया कहाँ गया? उसने पूछा। काम से गई है, लंच पर आ जाएगी, मैंने जवाब दिया। तो फिर आज का सबक? क्या फौजिया की मौजूदगी जरूरी है? मैंने पूछा। नहीं तो, हमको बिल्कुल पसंद नहीं, बस वो खुद हमको डिस्टर्ब करता है। तुम खुद उसको मना कर दो। हर्ज भी क्या है? वैसे अगर आप पसंद नहीं करती तो उसे खुद मना कर दें, मैंने कहा। ओह नहीं, ये काम हम नहीं कर सकता, मगर ये जरूरी है, कम से कम उस वक्त जब हम तुमको ट्रेनिंग देता। मैं बात कर लूंगा, मैंने कहा और ग्रेस किसी सोच में डूब गई। फिर उसने कहा, नहीं, तुम भी मत बोलो, हम मिस्टर अफजाल से बात करेंगे। ओके ओके, मैंने गर्दन हिलाई। ओह वंडरफुल, बहुत अच्छा किया तुमने। ओके ओके, सारा बातें याद है तुम्हें? ग्रेस ने पूछा। हाँ मिस ग्रेस, सब कुछ याद है। पूछूं? पूछ ले। अच्छा तो बताओ, जब तुम अपना गर्लफ्रेंड से मिलेगा तो कैसे मिलेगा? मिस ग्रेस ने पूछा। मैं उससे कहूंगा, हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? ओ नो नो, पूरा सीन बताओ, मिस ग्रेस ने कहा और एक लम्हे के लिए मेरे अंदर झिझक सी पैदा हुई। लेकिन ये यूरोपियन लड़की जो चाहती थी वो भी बुरा नहीं था। पूरा सबक दोहराने का मकसद यही था कि मैं अमली तौर पर भी वही सब कुछ करके दिखाऊं जो उसने मुझे सिखाया है। चुनाचे मैं चंद कदम आगे बढ़कर उसके नजदीक पहुंच गया। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? मैंने उसकी कमर में हाथ डाला। ग्रेस के बाजू मेरी गर्दन में हाइल हो गए थे, जबकि फौजिया को उसने ये तरबियत नहीं दी थी। तब उसने कपकपाते हुए कहा, थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। क्या ख्याल है मिस ग्रेस, मुझे अपना सबक याद है? हाँ,
वो मुस्कुरा कर बोली, फिर कहने लगी, लेकिन अफसोस मैं ये सबक फौजिया के सामने रोजाना नहीं दोहरा सकता। क्या मतलब? क्या मुझे रोजाना ऐसा करना पड़ेगा? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया और मेरे सामने बैठ गई। मैं उसका मौजूदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता मिस्टर हारून, लेकिन कोई बात नहीं, हम मिस्टर अफजाल से कहकर ये काम भी कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें नागवार तो नहीं होगा? नहीं मिस ग्रेस, जाहिर है आप इसकी जरूरत महसूस करती होंगी। हाँ, हम इसका जरूरत महसूस करता हूँ। आखिर क्यों? मैंने सवाल किया। इसलिए मिस्टर हारून के मैं भी तुमको पसंद करता है, उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। ओह, मेरे होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन बाहर सूरत मैंने इस मुस्कुराहट को दबा लिया। तो ठीक है मिस ग्रेस, आप मिस्टर अफजाल से बात कर लें, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। वैसे आज ऐसा करो कि आज का सबक वाइंड अप करो। क्यों? मैंने पूछा। बस ऐसे ही बातें करेंगा, ग्रेस बोली, और मैं दोनों शाने उचकाकर खामोश हो गया। मिस्टर हारून, हम इधर आया ज्यादा दिन नहीं गुजरा, बट हम महसूस करता है जैसे तुम्हारे साथ बहुत टाइम गुजर गया। मैं तुमको ट्रेनिंग देने इधर आया, बट यूं लगता है जैसे हम कोई बहुत बड़ा नुकसान उठा चुका हूं। क्या नुकसान मिस ग्रेस? मैंने शरारत आमेज लहजे में पूछा। बस डियर, हम नहीं बता सकता कि मुझे क्या हो गया है। ताज्जुब है, मैंने तो सुना है कि यूरोपियन लड़कियों को इतनी आसानी से कुछ नहीं होता। मैंने कहा। क्यों, यूरोपियन लड़की इंसान नहीं होता? ग्रेस ने पूछा। होता तो है, बल्कि बहुत ज्यादा होता है। तो फिर तुम ऐसा बात क्यों बोलता मिस्टर हारून? क्या यह नहीं होने सकता कि तुम हमारा साथ यूरोप चलो, या फिर हमको अपने साथ रहने का इजाजत दो? बस हम अजीब से ख्यालात का शिकार हो गया है। मैं तो ये भी नहीं जानता मिस ग्रेस, क्या आप मुझे कितने अरसे तक तरबियत देंगी, और इस तरबियत देने के लिए आपको क्या बताया गया है? मिस्टर अफजाल से आपके ताल्लुकात कैसे हैं? क्या इस सिलसिले में आप कुछ कहना पसंद करेंगी? ओह, ग्रेस जैसे किसी ख्वाब से चौंक पड़ी। चंद साथ सरासीमा निगाहों से मुझे देखती रही और फिर एकदम हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी बिल्कुल खोखली थी। न जाने हमको कभी कभी क्या हो जाता है। बड़ा ताज्जुब है। मैं क्या कह रहा था तुमसे? आप कह रहा था कि मैं आपके साथ यूरोप चलूं। हाँ हाँ, क्या हर्ज है? एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को क्या अपने मुल्क में मदऊ नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकते? बस तो इस तरह कभी यूरोप आना हो मिस्टर हारून, तो आप जरूर हमसे मिलो। मैंने उसे गौर से देखते हुए शाने उचकाए। जैसा आप पसंद करें। वैसे मैंने महसूस किया था जैसे मिस ग्रेस अचानक किसी ख्वाब से चौंक पड़ी हो। उसे एहसास हो गया हो कि अब तक वो जो कुछ कहती रही है वो गलत है और किसी भी तौर उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन उससे सब कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। उसके बाद मिस ग्रेस संभल गई और वो ये भी भूल गई कि उसने आज ट्रेनिंग ना देने के ख्याल का इजहार किया था। लंच से पहले फौजिया वापस आ गई। मिस ग्रेस अपना काम खत्म करके वापस जा चुकी थी। फौजिया ने मुझे मुश्तबा निगाहों से देखा और फिर एकदम मुस्कुरा दी। मिस्टर हारून, ट्रेनिंग खत्म हो गई? हाँ, और कोई खास बात तो नहीं कह रही थी मिस ग्रेस? खास बात तो कोई नहीं, बस वही अपनी तरबियत। मिस ग्रेस की बात मैं छुपा गया। अपने तौर पर मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। फौजिया मुतमईन हो गई। तैयार हो जाइए मिस्टर हारून, अब आपको अपने गांव जाना है। मेरा ख्याल है अफजाल साहब आज रात आपसे मुलाकात करेंगे। ओ खूब, आपने इजाजत ले ली है? हाँ। वैसे क्या आप भी मेरे साथ चलेंगी मिस फौजिया? आपकी क्या राय है? कोई हरज तो नहीं है, लेकिन मेरे गांव के लोग फरसूदा ख्यालात के मालिक हैं। आपको तमाशा बना लेंगे और मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाएंगे। मुमकिन है ये अफवाहें मेरे लिए नुकसानदेह हो, तो मैं नहीं जाऊंगी। आपको कोई तारुज तो नहीं होगा? तारुज की बात नहीं है, बस तुमसे दूर रहने का अफसोस है, लेकिन बहरहाल ये काम भी जरूरी है ताकि तुम इस मरहले से भी निकल जाओ। वैसे कोई ना कोई तो तुम्हारे साथ जरूर जाएगा। रात के खाने पर अफजाल साहब मौजूद थे। मैं जिस वक्त खाने के लिए कमरे में पहुंचा तो मिस ग्रेस और अफजाल साहब गुफ्तगू कर रहे थे। फौजिया और मैं अंदर दाखिल हुए तो दोनों खामोश हो गए। अफजाल साहब खड़े हो गए थे। हेलो मिस्टर हारून, कैसे हैं आप? फाइन।
मैंने मुसाफी के लिए हाथ बढ़ाकर खालिस इंग्लिश तर्ज पर उनकी खैरियत पूछी और अफजाल साहब बेहद खुश नजर आने लगे। फौजिया ने मुझे एक खूबसूरत सूट पहनाया था और अफजाल साहब बार बार मुझे सर से पांव तक देख रहे थे। फिर उसने गर्दन हिलाई और बोले, वाह फौजिया, तुमने और मिस ग्रेस ने मिलकर जो मेहनत की है उसकी दाद ना देना नाइंसाफी है। शुक्रिया मिस्टर अफजाल, फौजिया ने कहा। अच्छा, अब खाना खाया जाए, उसके बाद मैं मिस्टर हारून से गुफ्तगू करूंगा, अफजाल ने कहा। खाने के दौरान में भी वो मेरा जायजा ले रहे थे और शायद पूरे तौर से मुतमईन थे। खाने के बाद उसने दूसरे लोगों से माजरत कर ली और मेरे साथ एक कमरे में आ गया। बैठिए सरदार साहब, मैं माफी चाहता हूं कि मैंने आपका नाम भी आपसे छीन लिया। उसके एवज तो आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया है मिस्टर अफजाल, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकता। फौजिया ने आपको हमारी उलझन के बारे में बता दिया होगा। आप हमारी जिस मुश्किल का हल है उसके सामने आपकी ये छोटी सी खिदमत कोई हैसियत नहीं रखती, अफजाल ने कहा। बहरहाल मैं आपसे हर मुमकिन ताउन का ख्वाहिशमंद हूँ और हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार। ये तो रस्मी बातें हैं मिस्टर सरदार या हारून साहब। अब मैं इस मसले पर बात कर रहा हूँ जिसके लिए आया हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि पहले हम आपको ज़हनी तौर पर पूरी तरह मुतमईन कर दें ताकि उसके बाद आपको कोई फिक्र लाहक ना हो और आप ये महसूस ना करें कि जिनके लिए आप इसार कर रहे हैं वो आपसे मुखलिस हैं, बल्कि आपके वो भी उतने ही खैर ख्वाह हैं जितने आप उनके। आप इस कोशिश में हमारे मुआविन हैं, उस शख्स के लिए जो सदमे से अपनी जहनी कैफियत खराब कर बैठा है। हम उसे किसी तौर इस सदमे से नहीं निकाल सकते, लेकिन आपके मिल जाने के बाद हमें इन मुश्किलात का एक खूबसूरत हल मिल गया है। तो हारून साहब, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप गांव हो आएं, अपने वालिद और बहनों से मिलें और बगैर किसी तकल्लुफ के मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि अपनी बहनों की शादी के सिलसिले में आपको जितनी भी रकम की जरूरत हो आप वो उन्हें फराहम कर दें। वालिद साहब को इस तरह मुतमईन कर दें कि वो बकिया जिंदगी आराम से गुजार सकें। उसके बाद आप हमारे पास वापस आ जाएं, तब हम आपको उस मिशन पर ले जाएंगे और हारून साहब, उसकी तकमील के लिए एक तवील वक्त भी दरकार हो सकता है। हाँ, इस काम की तकमील के बाद आप आजाद होंगे। चाहे तो हमारे साथ ही कयाम करें या फिर अपने तौर पर जिंदगी गुजारने का बंदोबस्त करें, उस वक्त भी हम आपकी भरपूर अमदाद करेंगे। मैं अफजाल की बातें गौर से सुन रहा था और दिल ही दिल में उससे बहुत मुतासिर था। तब मैंने गंभीर लहजे में कहा, अफजाल साहब, आप लोगों ने मेरे ऊपर जो एहसानात किए हैं मैं उन्हें ताहयात नहीं भूल सकूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके इन एहसानात का पूरा पूरा सिला दूं। मेरे जहन में ये बात पूरी तरह से वाज़ेह है कि आप मुझे एक नेक मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं उसके लिए बखुशी तैयार हूं। अगर आप मुझे इसका कोई मुआवजा नहीं देते तब भी बाखुदा आप यकीन करें ये मेरा फर्ज था कि मैं आपकी खिदमत करूं। लेकिन बहर सूरत अगर आपने मुझे इतनी आसानियां फराहम कर दी हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने के अलावा क्या कर सकता हूँ। मैं तैयार हूँ बाप और बहनों से मिल लूं और उसके बाद मैं आपकी खिदमत में फौरन हाजिर हो जाऊंगा। यकीनन। तो फिर आप कब जाना पसंद करेंगे? अफजाल ने पूछा। जब आप मुनासिब ख्याल फरमाएं। मेरी तरफ से मुकम्मल इजाजत है, बल्कि हमारा एक आदमी आपके साथ जाएगा। आप उसे किसी भी हैसियत से रुशनास करा सकते हैं। वहां पहुंचकर आप अपने हालात और जरूरियात का जायजा लेकर जितनी रकम की आपको जरूरत हो उस शख्स से कह दें, बल्कि ऐसा करें कि एक बड़ी रकम आप यहाँ से ले जाएं। मजीद रकम की जरूरत हो तो उस शख्स से मंगवा लें। बहुत मुनासिब, मैंने जवाब दिया और अफजाल मुस्कुराने लगा। इसके अलावा और कोई बात? नहीं, मेरा ख्याल है सारे काम तसल्ली बख्श हो रहे हैं, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जो तरबियत हो रही है आपकी उस पर आपको कोई एतराज तो नहीं है? एतराज का क्या सवाल है, जाहिर है ये एक जरूरत है। उन दोनों खवातीन से कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, इंतहाई मेहरबानी से मेरे साथ पेश आते हैं, मैंने जवाब दिया। यहाँ कोई और तकलीफ आपको? कतई नहीं, मेरा ख्याल है आप ये बात ना पूछिए तो बेहतर है। बस मैं यही चाहता हूँ हारून साहब कि आप हमारे साथ दिल की गहराइयों से ताउन करें। इसलिए हम हर किस्म का ताउन आपसे करना चाहते हैं ताकि आप ज़हनी तौर पर हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएं।
अच्छा, खुदा हाफिज, अफजाल साहब ने कहा और मैंने बड़े खुलूस से उनके साथ मुसाफा किया। फिर वो मेरे साथ बाहर निकल आया, लड़कियों से मिला और चला गया। फौजिया मुस्कुराती हुई मेरे नजदीक आ गई थी। क्या मामला तय हुए? उसने पूछा। बस वही बातें। अफजाल साहब का ख्याल है कि मैं गांव जाकर अपने लोगों से मिल लूं। बड़े मेहरबान इंसान हैं। आपने क्या जवाब दिया? बस तय कर लिया है कि गांव चला जाऊं। तन्हा जाएंगे? नहीं, कोई और भी साथ जाएगा। कितने दिन रहोगे वहां? ज्यादा दिन नहीं, मुझे तुम्हारा भी ख्याल है, मैंने फौजिया से कहा और वो मुस्कुराने लगी। मिस ग्रेस अलबत्ता संजीदा नजर आ रही थी। मुझे ये सारे मामलात बहुत दिलचस्प नजर आते थे। बहरहाल तीसरे दिन गांव जाने की तैयारियां मुकम्मल हो गईं और फिर बजरिया ट्रेन में गांव के लिए रवाना हो गया। एक तवील अरसे के बाद गांव की तरफ सफर करते हुए अजीब लग रहा था। मेरा दिल न जाने कैसे कैसे एहसासात का शिकार था। सब याद आ रहे थे, बाप, बहन, दोस्त, अहबाब और न जाने क्या क्या। ख्यालात के हजूम में घिरा रहा और बड़ी मुश्किल से ट्रेन का सफर खत्म हुआ। एक शख्स मेरे साथ था जिसका नाम आजम बताया गया था। आजम मेरे सामने बेहद मुअद्दब रहता था। मैंने रास्ते में उसे हिदायत कर दी कि बस्ती में मुझे सरदार के नाम से मुखातिब करे। जाहिर है ये एतमाद का आदमी था, वरना अफजाल साहब उसे मेरे साथ क्यों भेजते। स्टेशन पर उतरकर मैंने गांव के लिए तांगा किया और तांगा कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। दिल खिंच रहा था। जाने पहचाने रास्ते जहां मेरे खमीर की बू फैली हुई थी। बड़ी मुश्किल से यह सफर भी तय हुआ और मैं गांव में दाखिल हो गया। ईंटों के भट्टे पर मैंने करम अली को देखा जो अपने दोनों बेटों के साथ काम में मसरूफ था। फासला काफी था, इसलिए सलाम दुआ ना हो सकी। वही माहौल, वही सब कुछ। तांगा मेरे बताए हुए रास्तों पर सफर करता हुआ मेरे घर के सामने पहुंच गया। किसी ने मुझे नहीं पहचाना था, लेकिन जब मैं घर के सामने उतरा तो मुझे मेरे वालिद नजर आए जो घर से बाहर निकल रहे थे। मैं तांगे से उतरकर उनकी तरफ लपका और दूसरे लम्हे उन्होंने मुझे पहचान लिया। हम दोनों गले लग गए थे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वैसे मुझे अपना घर बेहतर हालत में नजर आ रहा था। तांगे वाले को आजम ने पैसे दे दिए। मैंने अब्बा से कहा कि मेरे साथ आने वाले के लिए इंतजाम किया जाए और फिर मैं अंदर दाखिल हो गया। मेरी दोनों बहनों को भी शायद आवाज पहुंच गई थी। दोनों दौड़ती हुई आई और मेरे नजदीक पहुंचकर ठिठक गई। अरे रुक क्यों गई? आओ, मैंने कहा और दूसरे लम्हे दोनों दौड़कर मुझसे लिपट गई। बड़ी अजीब कैफियत थी। सब मेरी हालत देखकर हैरान थे। वालिद साहब ने मेहमान के लिए ड्योढ़ी में बंदोबस्त कर दिया और उसके बाद अंदर आ गए। उन्होंने मुझे खूब प्यार किया था। बहनें भी निसार हुई जा रही थीं और फिर पास पड़ोस के लोग आना शुरू हो गए। घर में रौनक हो गई थी। बहनों ने जल्दी जल्दी कपड़े बदल लिए थे। खाने पीने की तैयारियां होने लगी थी। मिलने वाले दुआएं दे रहे थे, सवालात हो रहे थे, मेरी तरक्की पर मुबारकबाद दे रहे थे, सवालात कर रहे थे, मशवरे दे रहे थे और हम उनकी सुन रहे थे। मासूम लोग, मासूम बातें। रात को बहुत देर के बाद मुझे और अब्बा को तन्हा बैठने का मौका मिला था और दोनों बहनें भी हमारे पास थीं। वो मेरी सूरत से निगाहें नहीं हटा रही थीं। हाँ बेटे, अब बताओ क्या कर रहे हो शहर में? कई नौकरियां की अब्बा जी, लेकिन इस बार जो मुलाजमत मिली है बहुत शानदार है। बेहतरीन तनख्वाह और कमीशन। मैंने अपने वालिद को भी हकीकत बताना पसंद नहीं किया था। राज की बात थी, राज ही रहती तो ज्यादा बेहतर था और मैं उसका वादा कर चुका था। काम क्या करना होता है? बस अब्बा, गैर मुल्की माल की सप्लाई करना होती है। ज्यादातर कराची से बाहर जाना पड़ता है। क्या मतलब? मतलब ये कि बाज़ औक़ात मुल्क से बाहर भी जाना होता है। ओहो, बहुत बड़ा काम है। हाँ अब्बा, और बहुत बड़ी आमदनी है। अभी अभी नौकरी लगी है। मैंने सोचा कि बाहर जाने से पहले आप लोगों से मिल लूं, मैंने जवाब दिया। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो बेटे बाहर कहाँ जाओगे? अब्बा जी ने इश्तियाक से पूछा। अभी नहीं मालूम अब्बा के कहाँ जाना पड़े, लेकिन आमतौर से लंदन, अमेरिका और पेरिस वगैरह, मैंने जवाब दिया और मेरे अब्बा की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ अब्बा जी, बस आपकी दुआएं हैं। पढ़ लिख भी लिया है कुछ, मैंने कहा और मेरे अब्बा जी का चेहरा खुशी से दमक उठा। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ अब्बा जी, बस थोड़ा बहुत काम चल गया है। मैंने कहा ना, आपकी दुआएं शामिल रहीं तो इससे भी ज्यादा तरक्की करूंगा। आमीन। मगर मुझे हैरत है,
बड़ी मेहरबानी की है चौधरी साहब ने हमारे ऊपर कि तुम्हें कराची भिजवा दिया। ये उनका एहसान है हमारे ऊपर, वरना हम इस काबिल कहाँ थे। यकीनन अब्बा जी, वैसे चौधरी साहब कैसे हैं? मैं कल सुबह उनसे जरूर मिलने जाऊंगा। जरूर बेटे, चौधरी साहब ठीक हैं। वैसे इंसान कितना ही क्यों ना बढ़ जाए, उसे अपने मोहसिनों को नहीं भूलना चाहिए। तुम उन्हें सलाम करने जरूर जाना। बेशक, मैं कल सुबह सबसे पहले चौधरी साहब के पास जाऊंगा, मैंने जवाब दिया और फिर वालिद साहब की तरफ देखकर कहा, घर के हालात कैसे चल रहे हैं अब्बा जी? बेटे, तुमने तो हमें इतने पैसे भेज दिए कि हमारे सारे दिलत दर्द दूर हो गए। चौधरी साहब की सारी रकम अदा कर दी गई। उसके बाद मैंने एक छोटी सी दुकान खोल ली और उस दुकान से अल्लाह खाने पीने को देता है। अच्छी खासी चल रही है, बस सब बच्चियों का मसला है। वाह, ये तो बड़ा अच्छा किया आपने अब्बा जी। बस अब इन दोनों को ठिकाने लगाने का मसला है, मैंने बहनों की तरफ देखकर कहा। कई जगह से रिश्ते आ रहे हैं बेटे। दरअसल हमारे हालात अच्छे हो गए हैं ना। वैसे बेटे, अभी इतने अच्छे हालात भी नहीं हुए कि हम आसानी से इन दोनों की शादी कर दें। नहीं अब्बा, हालात अच्छे हो चुके हैं, मैंने जवाब दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं चाहता हूं कि अब आप इन दोनों को इस घर से निकालें, मैंने कहा और दोनों बहनें बाहर निकल गईं। अरे अरे, भागी कहाँ तुम दोनों? इस घर में रह जाओ तो जानूं। लेकिन वो दोनों अब नहीं रुकी थीं। कहाँ कहाँ से रिश्ते आए हैं अब्बा जी? कोई अच्छा रिश्ता भी है? हाँ बेटे, चौधरी हमीदुल्लाह अपने दोनों बेटों के लिए रिश्ता मांग रहे हैं। दोनों बहनें एक ही घर में चली जाएंगी। वैसे तो सईदुद्दीन साहब ने भी अपने एक बेटे का रिश्ता भेजा है, लेकिन हमीदुल्लाह से हमारी पुरानी दोस्ती है। जैसे लोग हैं तुम्हें मालूम है, उनके दोनों बेटे भी अच्छा खा कमा रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है अब्बा। फिर आपने क्या सोचा? तुम्हारे बगैर मैं फैसला नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने टाल दिया है। बात कर लेंगे अब्बा, मगर बेटे इंतजामात भी तो करने होंगे। मेरा मतलब है बहनों को रुखसत करने के लिए कितनी रकम की जरूरत पड़ेगी अब्बा? वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि मैं तो अब अमूमन बाहर रहूंगा। मुमकिन है बहनों की शादी पर भी ना पहुंच सकूं। वैसे कोशिश तो करूंगा। नौकरी नौकरी है। हाँ बेटे, मैं जानता हूँ, इस दुनिया में तरक्की करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। यही बात है। हाँ तो अब्बा जी, 30-40 हजार रुपए में काम चल जाएगा? कितना रुपया? अब्बा ने हैरत से पूछा। 30 हजार तो मेरे पास मौजूद हैं, बाकी अगर और जरूरत हुई तो मैं अपने आदमी को भेजकर मंगवा दूंगा। अरे बेटे, इतनी रकम की क्या जरूरत है? इतनी रकम तो चौधरी साहब ने भी नहीं खर्च की थी। मगर 30 हजार? अरे नहीं, बस इतनी मुनासिब है जितनी शरीफ आदमी अपनी बेटियों की शादी पर करते हैं। मैंने अपना सूटकेस निकालकर 35 हजार रुपए निकाले और अब्बा के कदमों में डाल दिए। ये 35 हजार रुपए हैं अब्बा, आप इन्हें खर्च करें। मैं कुछ और रकम कराची जाकर भिजवा दूंगा। कोई हसरत न रह जाए मेरी बहनों के दिल में। उन्हें इतना दें कि वो निहाल हो जाएं। रकम गिनते हुए मेरे मासूम बाप के हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखें धुंधलाई जा रही थीं और फिर वो मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगे। बेटे, खुदा ने हमारी सुन ली है। मैं उसका जितना शुक्र करूं कम है। उसने हमें वो दे दिया है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी रकम। लेकिन बेटे, एक सवाल मैं तुमसे जरूर करूंगा। जी अब्बा जी। ये रकम जायज तो है ना? मुझे माफ करना, आपको अपनी तरबियत पर एतमाद नहीं है अब्बा जी, खून पर एतमाद है, अब्बा जी ने जवाब दिया। इब्तिदा में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। कुछ गलत लोगों के हाथों में फंस गया, लेकिन मैंने नाजायज काम नहीं किया अब्बा। अब अल्लाह का शुक्र है, एक अच्छा काम मिल गया है। मैंने ये रकम ना तो किसी की हक तलफी करके हासिल की है और ना किसी नाजायज जरिए से। और मेरे करम फरमाओं ने तो कहा है कि जितनी रकम की जरूरत हो मंगवा ली जाए। अरे नहीं बेटे, ये तो इतनी रकम है कि गांव में बहुत कम लड़कियों की शादी पर खर्च हुई होगी। लेकिन बेटे, ये रकम मैं अपने पास नहीं रखूंगा। ओह, फिर अब्बा? चौधरी साहब के पास रख दूंगा, वो हमारे बड़े करम फरमा हैं। ठीक है अब्बा, उनके मशवरों से सारे काम करें। अब्बा की बुरी हालत थी। खुशी की वजह से कई बार उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। मामूली बात नहीं थी, उनके बेटे ने वो कर दिखाया था जो अमूमन लोग नहीं कर पाते। बहरहाल वो बेहद खुश थे। दूसरे दिन अलग सुबह हम दोनों बाप बेटे
चौधरी साहब के पास चल पड़े। चौधरी साहब को भी हमारे आने की इत्तला मिल गई थी। उन्होंने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया और बेहद खुश हुए। अरे तुम्हारा बेटा तो बाबू बन गया, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। कैसे हो सरदार बेटे, आपकी नवाजिश है। चौधरी साहब, आपके तुफैल हम भी इंसान बन गए। मियाँ साहब, खुदा का करम है, मैं क्या और मेरी बिसात क्या, लेकिन इंसान भी तो लायक हो। तुमने जिस तरह अपने बाप की पगड़ी संभाली है वो एक मिसाली हैसियत रखती है। खुदा तुम्हें आबाद रखे। ये चौधरी साहब एक अमानत है, मेरी बेटियों की सरदार ने उनकी शादी के लिए दी है। आपसे बड़ा अमीन और कौन है गांव में। अब्बा जी ने नोटों की गड्डियां निकालकर चौधरी साहब के सामने रख दी। अरे ये सरदार लाया है। हाँ चौधरी साहब, बहनों की शादी की जिम्मेदारियां मैं आपके शानों पर डालना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप जो करेंगे मेरी बहनों के हक में अच्छा करेंगे। सुभान अल्लाह, रूह खुश हो गई। ये तो बहुत बड़ी रकम है। कितनी है बेटे? 35,000 हैं चौधरी साहब। दरअसल मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए अब ये जिम्मेदारी आपको संभालना होगी। गाँव की बेटियां अपनी ही होती हैं। खुदा तुम्हें कामयाब करे, बेफिक्र रहो। हाँ, बेहतर होगा कि लड़कों का इंतखाब खुद कर लो। हमीदुल्लाह साहब के यहाँ से रिश्ते आए हैं दोनों लड़कियों के लिए। वाह, नहायत नेक बच्चे हैं दोनों, चौधरी साहब ने कहा और काफी देर तक उनसे गुफ्तगू रही। उन्होंने हमारी खूब खातर मदारत की थी। 10 दिन मैं गांव में रहा और खूब हंगामे रहे। पूरी गांव मिलने चली आई थी। कई जगहों से मेरी शादी की पेशकश भी हुई, लेकिन जाहिर है ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था। बहरहाल 11वें दिन मैं सबसे रुखसत होकर वापस कराची चल पड़ा। लातादाद दुआओं के साथ बेशुमार लोगों ने मुझे रुखसत किया था। मैंने अब्बा जी से वादा कर लिया था कि उन्हें खैरियत से आगाह करता रहूंगा। और उसके बाद फिर वही हंगामों का शहर कराची, वही हसीन और पुरस्रार मकान जहां फौजिया और ग्रेस थी। और उसके बाद मुझे अहम मिशन पर रवाना होना था। मिशन जो अब बिल्कुल नजदीक आ गया था। बस मुझे आखिरी तरबियत देनी बाकी थी। कुदरत के खेल अनोखे होते हैं। मैं जिस वक्त गांव से चला था तो किसी के तसव्वुर में भी ना था कि एक दिन इस हैसियत में यहाँ वापस आऊंगा। कराची ने जिस तरह मेरा इस्तकबाल किया था वो भी बहुत मायूस कुन बात थी, लेकिन फिर हालात ने मुझे संभाल लिया और कोई राह न रही तो एक ऐसी सबील पैदा हो गई कि मुझ जैसा नाकारा आदमी भी किसी के लिए कारामद बन गया, और ऐसा कारामद कि वो लोग हमारे लिए सब कुछ करने पर तैयार हो गए। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैं, जो खुद अपनी ही जात पर बोझ था, जो अपनी बहनों के लिए कुछ नहीं कर सकता था, एक और खानदान का भी सहारा बन गया था। गियास अम्मी जैसे मुखलिस और बेलोस लोग कहाँ होते हैं। उन्होंने जिस तरह मुझे सहारा दिया था मैं उसे भूल नहीं सकता था। खुदा का लाख लाख एहसान था कि मैंने उन्हें भी जिंदगी के एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया था कि अगर गियास पूरी मेहनत और दिल जमाई से काम करता तो यकीनी तौर पर वो एक बहुत बड़ा आदमी बन सकता था। ये सारी बातें हो चुकी थीं और अब मैं बहुत से मराहल की तकमील से गुजर रहा था और अब मुझे उन लोगों की अदायगी करना थी। कैंट स्टेशन पर फौजिया और 2 नए चेहरों ने मेरा इस्तकबाल किया। आजम भी मेरे साथ था। फौजिया ने मुझे देखकर जोर जोर से हाथ हिलाया। फिर जब मैं बाहर निकला तो वो बेख्तियार मेरे पास पहुंच गई। ओह हारून, हारून आप वापस आ गए, उसने फरते मुसरत से मेरा एक हाथ थामते हुए कहा। मुझे उसके चेहरे पर खलूस की सच्चाई नजर आई थी। मैंने भी मुस्कुराते हुए उसका हाथ दबाया। हाँ फौजिया, ना आने का क्या सवाल था। आप यकीन करें हारून, बस मैं क्या कहूँ। क्यों, कहो ना, मैंने उसे देखते हुए कहा। बस हारून, कुछ नहीं कहूंगी, यूं समझो बस मैं शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे यकीन है, मैंने सादगी से कहा और फौजिया ने सहरंगेज निगाहों से मुझे देखा। बाहर मुझे कार ले जाने के लिए मौजूद थी। मैं उस कार में बैठकर एक बार फिर उस इमारत में पहुंच गया जहां मैंने एक हसीन जिंदगी की इब्तिदा की थी, और ये इब्तिदा मेरे तसव्वुर से भी बाला थी। अफजाल साहब ने भी मुझसे मुलाकात की और मेरी खैरियत पूछने लगे। बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, और आप लोगों का इंतहाई एहसानमंद। नहीं, यहाँ एहसानमंद होने की जरूरत नहीं। जो कुछ हुआ वो कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पर हुआ है। लेकिन अफजाल साहब, मैं इसे कारोबार नहीं समझता। मैं आपको क्या दे रहा हूँ? आप लोगों ने तो मुझे जिंदगी की तमाम नेमतों से माला माल कर दिया है। नहीं नहीं हारून, ये तुम्हारी शराफत है। अब तुम्हें जो कुछ हमारे लिए करना है वो हमारी
इस मेहनत का पूरा पूरा सिला है। मैं आपके लिए खलूस दिल से सब कुछ करने को तैयार हूँ अफजाल साहब, मैंने जवाब दिया और अफजाल साहब ने मायनी खेज निगाहों से मुझे देखा, फिर फौजिया को देखने लगे। उन मायनी खेज निगाहों का मकसद मेरी समझ में नहीं आ सका था, लेकिन मैंने उस पर कोई तवज्जो न दी। उसी शाम फौजिया ने डिनर की मेज पर मुझसे पूछा, अब क्या इरादे हैं हारून? जो आप कहें फौजिया। नहीं, मैं नहीं कहूंगी। देखो, हमारे जहन में हमेशा एक तस्वुर रहा है, वो ये कि हम तुम्हें पहले मुकम्मल तौर पर मुतमईन करें, तुम्हारे जहन से हर उलझन मिटा दें और उसके बाद तुम हमारे लिए काम करो। फौजिया, आप लोगों की अनायत से मेरी सारी उलझनें मिट चुकी हैं। मेरी बहनों के रिश्ते आए हुए थे, मैंने उनकी तकमील कर दी। मेरे बाप के सर से बेटियों का बोझ उतर गया और अब हम दोनों बाप बेटे आजाद हैं। मेरे वालिद नहायत इत्मीनान से गांव में गुजारा कर सकते हैं और मैं आप लोगों का खादिम हूँ। खादिम नहीं, दोस्त, फौजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कहा ना, ये तो आप लोगों की अनायत है, वरना मैं तो आपका खादिम हूँ। मेरे भी? फौजिया ने शरारत से पूछा। हाँ फौजिया, आप इन लोगों से अलग तो नहीं हैं? अच्छा जी, अलग नहीं हूँ। अब ये बेरुखी की बातें, वो नाज भरे अंदाज में बोली और मैं उसे देखने लगा। नहीं, मेरा मतलब है। जी क्या मतलब है आपका? फौजिया मुस्कुराती हुई बोली। मैं क्या बताऊं फौजिया, आप सब मेरे करम फरमा हैं। अच्छा, अब ये न्याजबंदी की बातें छोड़िए। हारून साहब, आपको पता है आप कितने बड़े इंसान हैं। आपको तो अपने लहजे में तहक्कुम और एक ऐसा अंदाज पैदा करना है जैसे आप दुनिया के हर शख्स को खुद से हकीर समझते हो। आपका अपना मुकाबिल कोई ना हो। फौजिया ने कहा। नहीं फौजिया, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं सारी जान से लर्ज गया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं खुद को मसनूई तौर पर भी इस अंदाज में नहीं ढाल सकता। मैंने साफ लहजे में कहा, अरे नहीं हारून, मेरा मतलब है कि तुम दुनिया से कहोगे थोड़ी कि तुम बहुत बड़े आदमी हो, कोई बहुत बड़ी चीज हो। मेरा मकसद ये है कि एक ऐसे आदमी की तरह तुम्हें वक़ार और तमकनत होना चाहिए जो बहुत ही आला हैसियत का हामिल हो। ये तो तुम्हारी जरूरत है। इसमें किसी किस्म के गरूर या बड़ाई का तस्वुर नहीं है। तुम्हें जिस शख्स का किरदार अदा करना है वो ऐसा ही था। जी, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। अच्छा, एक बात तो बताओ, ग्रेस ने तुम्हें जो कुछ सिखाया था वो तुम्हारे जहन नशीन है? फौजिया ने पूछा। क्यों नहीं, तो फिर कल से फाइनल रिहर्सल शुरू की जाए। क्यों, ठीक है ना? फौजिया ने कहा। मैं तैयार हूँ। और दूसरे दिन से वाकई रिहर्सल शुरू हो गई। मुझे कार ड्राइविंग सिखा दी गई थी। उम्दा लिबास पहनना मैंने सीख लिया था। अब मैं नफीस तरीन सूट बआसानी पहन लेता था। हर चीज मुझे आ गई थी, गो ये सब कुछ मेरा अपना नहीं था। मैंने अपनी शख्सियत पर खोल चढ़ा रखा था, लेकिन ये मेरी तमाम परेशानियों का मुआवजा था। चुनाचे मुझे कोई तरद्दुद भी नहीं था। पराई बातों को मैं भूल गया था। छमिए, रमजान और दूसरे तमाम किरदार वक्ती तौर पर मेरे जहन से निकल गए थे। अब मैं उन्हें याद नहीं करता था। वो ख्वाब की बातें थी। मुमकिन है ये भी ख्वाब की बातें हों। कभी न कभी इन लोगों का काम भी हो जाएगा और उसके बाद मैं भी इनसे अलहदा हो जाऊंगा। चुनाचे जिंदगी को ख्वाब समझना ही ज्यादा बेहतर है, और कभी किसी ख्वाब को जहन पर इस कदर मुसल्लत ना कर लिया जाए कि जागने के बाद जिंदगी बेकार नजर आने लगे। चुनाचे मैं अपनी हैसियत कभी नहीं भूल सकता था। अलबत्ता उन लोगों को मुआवजा मुझे अदा करना था। इसके लिए ये सब कुछ करना जरूरी था जो वो मुझे कहते थे। तकरीबन 10 दिन मजीद यहाँ सर्व किए गए और उसके बाद फौजिया ने मुझसे आखिरी बात की। कल हम लाहौर चल रहे हैं हारून, उसने भारी लहजे में कहा और मैं चौंक पड़ा। लाहौर? हाँ, दादा जान के पास। ओह अच्छा, गोया यहाँ की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। हाँ, तुम भी अपने आप को मुकम्मल पाते हो ना हारून? फौजिया ने मुझे बाकायदा हारून कहना शुरू कर दिया था। बिल्कुल मुकम्मल। लेकिन अब ये तो बताओ कि दादा जान को मेरे आने की इत्तला दे दी गई है? मैंने सवाल किया। अच्छा सवाल है हारून, तुमसे मुझे इस जहानत की तवक्को थी। हाँ, उन्हें इत्तला पहुंचा दी गई है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है तुम मुझे कुछ और तफसीलात जो दादा जान से मुतल्लिक हों बता दो। मैंने कहा। जरूर, फौजिया बोली। फिर कहने लगी, सुनो हारून, मैं तुम्हें दादा जान के बारे में तो बता ही चुकी हूँ कि वो सख्त बीमार हैं,
لاہور میں وہ جس مکان میں رہتے ہیں وہاں ہمارے کچھ دوسرے عزیز بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان میں تصدق صاحب ہیں جو صرف وہاں ماموں کہلاتے ہیں، ان کے اہل خانہ ہیں، ان کے علاوہ دوسرے افراد ہیں جن کا میں تعارف کرا دوں گی، لیکن تصدق صاحب تمہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تم بھی ان سے اجنبیت کا اظہار نہیں کرو گے۔ ہاں ہارون، اب میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم لندن سے کراچی آتے ہوئے ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ ہوائی جہاز تباہ ہو گیا تھا اور اس کے مسافروں کی لاشیں بھی نہیں مل سکی تھیں۔ ظاہر ہے تم اس حادثے میں بچ نہ گئے ہوتے تو یہاں تک کیسے پہنچتے؟ چنانچہ تم بچ کر گھومتے پھرتے بالآخر یہاں آ گئے۔ میرا مقصد ہے تم اس کہانی کو سمجھ چکے ہوگے۔ اب میں تمہیں بقیہ تفصیل بتاتی ہوں۔ دادا جان کے ایک معالج ہیں نفیس صاحب، ڈاکٹر نفیس، اس خاندان کے قدیم معالج ہیں اور اس خاندان سے بڑی محبت اور انسیت رکھتے ہیں۔ دادا جان کے دوسرے گہرے دوست فرزند علی ایڈوکیٹ ہیں، یہ بھی ہمارے اس خاندان سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور ہاں ہارون، تمہارے والد صاحب کا نام محمود علی تھا، وہ بیچارے بھی کار کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد دادا جان نے تمہاری پرورش کی اور 14 سال کی عمر میں تمہیں لندن بھیج دیا گیا۔ تم لندن سے کئی بار یہاں آ چکے تھے۔ آخری بار جب تم لندن گئے ہوئے تھے تو تقریباً 6 سال پہلے کی بات تھی۔ اس کے بعد تعلیم مکمل کرنے کے بعد تم لندن سے واپس آ رہے تھے کہ یہ ہوائی حادثہ پیش آ گیا۔ فوزیہ نے کہا اور میں تعجب سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ کیوں؟ اس نے مجھے اس طرح دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ لیکن فوزیہ، پہلے تو آپ نے کچھ مختلف بات بتائی تھی، میرا مطلب ہے۔ اور فوزیہ کسی قدر چونک سی پڑی۔ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہنے لگی، ہارون، دراصل یہ دور بہت نازک ہے، ہر کام پورے غور و خوض کے بعد کیا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے تم محسوس نہیں کرو گے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی نوعیت ایسی ہے کہ بعض لوگ ہماری نیتوں پر شک بھی کر سکتے ہیں، چنانچہ ہم کسی شخص کو جانے بوجھے بغیر اس پر حقیقتیں آشکار تو نہیں کر سکتے۔ پہلے تمہیں کچھ اور بتایا گیا تھا۔ اس وقت ہمیں مکمل طور پر اعتماد ہے اور تم ایک فرض شناس انسان ہو اور ہمیں کسی قدر تم سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ چنانچہ اب اصلیت نہ بتانا حماقت تھی، اور پھر ظاہر ہے تمہیں ہی ان مراحل سے گزرنا ہے، اور اگر تم حقیقتوں سے واقف نہ ہوئے تو یہ سب کچھ کیسے کر سکو گے؟ مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں۔ تم کس قابل ہو ہارون، کوئی میرے دل سے پوچھے، فوزیہ نے جواب دیا اور میں نے شرمسار ہو کر گردن جھکائی۔ بہرحال ذہنی طور پر میں نے خود کو تیار کر لیا تھا۔ فوزیہ دیر تک مجھ سے لاہور کے بارے میں گفتگو کرتی رہی۔ اس نے مجھے مکمل تفصیلات بتا دی تھیں اور پھر وقت مقررہ پر ہم لاہور چل پڑے۔ میرے ساتھ فوزیہ اور افضال صاحب تھے، باقی لوگ یہی رہ گئے تھے۔ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے رات ہو گئی تھی، لیکن ہمیں ریسیو کرنے کے لیے کچھ لوگ موجود تھے۔ وہ ہمیں ایک قیمتی کار میں بٹھا کر لے گئے اور اس سفر کا اختتام ایک خوبصورت بنگلے پر ہوا تھا۔ بنگلے میں چند ملازم موجود تھے، انہوں نے ہمارا سامان وغیرہ اتارا اور فوزیہ مجھے لیے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ خوابگاہ میں میرے لیے آرام کا بندوبست کیا گیا، ملازموں سے کافی لانے کے لیے کہہ دیا گیا تھا، اور پھر کافی پیتے ہوئے افضال صاحب بولے، واقعات کچھ اس طرح آپ کے سامنے آئیں گے ہارون، یہاں کے بعض جگہوں پر آپ کو حیرت ہوگی، لیکن ہمیں تمام ہی مراحل سے گزرنا ہوگا، آپ ان سے پریشان نہ ہو۔ لیکن اس دوران آپ لوگ مجھ سے دور رہیں گے؟ میں نے پوچھا۔ اوہ ہرگز نہیں، ہم آپ سے قریب رہیں گے، لیکن اس حیثیت سے نہیں۔ جی، میں نہیں سمجھا۔ میں وہی سمجھا رہا ہوں۔ ہم لوگ آج ہی رات آپ کو یہاں چھوڑ کر مسعود لاڈج چلے جائیں گے اور وہاں قیام کریں گے۔ فوزیہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے، یعنی افضال کی بیٹی، یعنی میری، افضال صاحب نے کہا اور میں بری طرح اچھل پڑا۔ ہاں تمہیں حیرت ضرور ہوئی ہوگی، لیکن کیا کریں، ہمارے اوپر افتاد ہی ایسی پڑی ہے کہ ہماری شخصیت مسخ ہو کر رہ گئی ہے۔ میں کچھ نہیں سمجھا جناب، میں نے بے بسی سے کہا۔ جب میں تمہیں ہارون ہی سمجھوں گا اور تم بھی یہ خیال ذہن سے نکال دو کہ تمہاری کوئی اور شخصیت تھی، تو ہارون میاں مقصد یہ ہے کہ میں تمہارا 100% چچا ہوں۔ مسعود صاحب نے اپنی بیگم یعنی تمہارے والد محمود صاحب کی والدہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ یہ شادی انہوں نے ایک ایسی عورت سے کی تھی جو بیوہ تھی اور ان کے پہلے شوہر کا لڑکا بھی تھا، یعنی میں۔ اس طرح میں مسعود صاحب کی بیوی کا بیٹا ہوں۔
ان کا نہیں، لیکن میں نے مسعود صاحب کا نمک کھایا، انہی کے گھر پر پروان چڑھا، اس لیے انہیں سگے باپ کی مانند سمجھتا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ خاندان کے دوسرے لوگوں نے مجھے کبھی قبول نہیں کیا۔ مجھے جوان ہونے کے بعد اپنا ایک ٹھکانہ بنانا پڑا اور میں زیادہ تر ان لوگوں سے الگ تھلگ رہا، لیکن میں اس خاندان کا نمک خوار تھا۔ میں نے ہمیشہ ان کے مفادات کا خیال رکھا اور ان پر جان دیتا رہا۔ پھر بدقسمتی سے تمہارے والدین کا انتقال ہو گیا، دونوں ایک حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد تمہارے دادا یعنی مسعود علی صاحب نے تمہاری پرورش کی، اور اس کے بعد کی کہانی فوزیہ تمہیں سنا چکی ہے۔ افضال صاحب خاموش ہو گئے۔ میرا دماغ ہل کر رہ گیا تھا۔ ہر لمحہ ایک نئی بات تھی، ہر بار کچھ نئے انکشافات۔ فوزیہ افضال صاحب کی بیٹی ہے، لیکن یہ کیسے باپ تھے جو فوزیہ سے اس قدر بے تکلف تھے کہ رشتے کا فرق نظر نہیں آتا تھا۔ افضال صاحب کے سامنے فوزیہ بے حجاب تھی، وہ ہر طرح کی گفتگو فوزیہ سے کر لیتے تھے۔ آخر کیوں؟ میں ان کے لیے بہت اچھے جذبات رکھتا تھا، اس لیے میں نے ان کے لیے کوئی بری بات نہیں سوچی سوائے اس کے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پھر کراچی کے ماحول کے پروردہ بھی تو تھے۔ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی ہارون، فوزیہ نے کہا۔ ہاں، کافی حد تک۔ ہم نہیں چاہتے کہ دادا جان بالکل ہی زندہ درگور ہو جائیں۔ ہارون کی موت کے صدمے نے ان کا دماغ الٹ دیا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ تمہیں ہارون سمجھ کر وہ ٹھیک ہو جائیں۔ بس تمہیں اب بہترین اداکاری کرنی ہے۔ آپ لوگ مطمئن رہیں۔ آپ نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے عوض میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو مطمئن کروں۔ تم بھی ساری زندگی کسی تکلیف کا شکار نہ ہو سکو گے ہارون، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے کام آؤں گی۔ مجھے یقین ہے جناب، میں نے جواب دیا۔ ہم لوگ کافی سے شغل کرتے رہے تھے اور دونوں باپ بیٹی مجھے پڑھاتے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گئے اور پھر افضال صاحب نے کہا، فوزیہ میں باہر جا کر دیکھتا ہوں کہ گاڑی تیار ہے یا نہیں، تم ہارون سے اجازت لے لو۔ اوکے ڈیڈی، فوزیہ نے جواب دیا اور افضال صاحب باہر نکل گئے۔ تب فوزیہ اٹھ کر میرے نزدیک پہنچ گئی۔ تمہارے ذہن میں کوئی پریشان کن احساس تو نہیں ہے ہارون؟ وہ میری کرسی کے ہتھے پر بیٹھ گئی۔ اس سے زیادہ وہ میرے قریب کبھی نہیں آئی تھی، ہرگز نہیں۔ تم لوگوں کی موجودگی میں میرے ذہن میں کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ اتنا ہی اعتماد کرتے ہو مجھ پر؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تو یقین کرو ہارون، تمہارے اس اعتماد کو کبھی شکست نہیں ہوگی۔ میں نہیں کہہ سکتی ہارون کہ اگر اصلی ہارون تمہاری جگہ ہوتا تو میں اسے اس قدر چاہ سکتی تھی یا نہیں، لیکن تمہاری بات علیحدہ ہے، تم پر تو میں اپنی جان نچھاور کر سکتی ہوں۔ میں جانتا ہوں مس فوزیہ، میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں جاؤں ہارون؟ فوزیہ نے اپنا چہرہ بالکل میرے سامنے کر دیا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں کچھ کہہ رہی تھیں، لیکن ابھی میں بمشکل چند ہی کتابیں پڑھ سکا تھا۔ ان کی زبان ہی مشکل سے میری سمجھ میں آتی تھی، آنکھوں کی زبان کیا سمجھتا۔ آپ کو جانا تو ہے نا فوزیہ؟ ہاں، لیکن تمہارے پاس سے جانے کو دل نہیں چاہتا۔ لیکن جیسا کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے، مجھے بھی تو یہاں پہنچنا ہے، میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔ ہاں، وہ بولی اور پھر ہتھے پر سے اٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں تشنگی تھی اور وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ پھر وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد کافی دیر تک میں پریشان سا بیٹھا رہا۔ میں ان تمام واقعات پر غور کر رہا تھا۔ بڑے پراسرار حالات تھے۔ اب میں دیہات کا وہ خبتی نوجوان نہیں تھا جس کی اپنی کوئی سوچ نہیں تھی۔ میں بہت سی باتوں پر سوچ سکتا تھا۔ رمضان کو میں نے کیا سمجھا تھا، لیکن وہ کیا نکلا۔ کراچی کے حالات نے مجھے ہوشیار رہنا سکھایا تھا، لیکن یہ لوگ فوزیہ اور افضال صاحب برے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے میرے اوپر کتنے احسانات کیے تھے، میں ان احسانات کا بدلہ ضرور دوں گا، اور یہ بدلہ ہوگا کہ ان کے پروگرام پر حروف با حروف عمل کروں۔ اس فیصلے کے بعد میں آرام کرنے لیٹ گیا اور بستر پر بھی یہی خیالات میرے ذہن میں چکراتے رہے، اور پھر میں سو گیا۔ دوسری صبح مجھے ایک ملازمہ نے جگایا۔ شوخ و شنگ سی لڑکی تھی، میلے کچیلے لباس میں مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ میں نے اس کی مسکراہٹ پر کسی قدر بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ 10 بجے ہیں صاحب جی۔ کیا؟ میں اچھل پڑا اور وہ منہ دبا کر ہنس پڑی۔ میں اسے آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ 10 بج گئے ہیں تو کیا ہوا، مجھے کرنا ہی کیا ہے۔ چنانچہ میں بولا، 10 بج گئے ہیں تو میں کیا کروں؟ ناشتہ نہیں کرو گے صاحب جی؟ تو نے مجھے
नाश्ता करने के लिए जगाया है? हाँ जी, मैंने किसी आदमी को नहीं देखा जो 10 बजे तक नाश्ता ना करता हो। मैं तो अगर 7 बजे नाश्ता ना करूं तो दर्द के मारे मेरा पेट फटने लगता है। लेकिन बाज औकात तो मुझे गुस्सा आ जाता है साहब जी कि रात इतनी लंबी क्यों होती है। ओह अच्छा, अब तू भाग जा। क्या नाम है तेरा? जानो, उसने जवाब दिया और फिर बोली, तो हम नाश्ता लगा दें? नहाओगे साहब जी? हाँ, तू नाश्ता लगा, मैं नहाने जा रहा हूँ, फिर आकर मुझे बुला लेना, मैंने कहा और वो गर्दन हिलाकर वापस चली गई। मैं मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। वो दरवाजे से बाहर निकल गई तो मैंने गहरी सांस ली। फिर मैं मुल्हिका बाथरूम में जा घुसा। अब से चंद माह कबल ये चीजें मेरे लिए अजनबी थी, लेकिन अब मैं इन तमाम चीजों के इस्तेमाल से बखूबी वाकिफ हो चुका था। फिर जब बाथरूम से बाहर निकला तो जानो एक कुर्सी पर बैठी अखबार देख रही थी, लेकिन उसने अखबार उल्टा पकड़ा हुआ था। उसे मेरे बाहर निकलने का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं उसके करीब पहुंचा तो वो चौंक पड़ी। अरे बाप रे! उसने जल्दी से अखबार रख दिया। पढ़ी लिखी हो तुम जानो? मैंने पूछा। नहीं साहब जी, स्कूल से डर लगता है। फिर अखबार किस तरह पढ़ रही थी? पढ़ थोड़ी रही थी साहब जी, मैं तस्वीरें देख रही थी, मगर आज के अखबार में कोई तस्वीर ही नहीं है। तस्वीरें भी तुम उल्टी ही देखती हो। उल्टी? क्यों? उसने ताज्जुब से पूछा। तुमने अखबार उल्टा पकड़ रखा था। पकड़ रखा होगा, हमें क्या मालूम कि वो उल्टा था या सीधा। तस्वीर होती तो पता चलता, जब तस्वीर ही ना हो तो कैसे पता चले कि अखबार उल्टा है या सीधा, उसने कहा और मुझे उसके जवाब पर बहुत हंसी आई। थोड़ी देर के बाद मैं नाश्ता कर रहा था। जानो की मासूम बातों ने मेरे जहन से तन्हाई का एहसास खत्म कर दिया था। बड़ी बातूनी लड़की है, दिन भर ना जाने कहां कहां के किस्से सुनाती रही और मैं हंसता रहा। उस शाम और कोई खास बात नहीं हुई। ये रात गुजार कर मुझे दूसरे दिन अपने अमल का आगाज करना था। चुनाचे दूसरे दिन मैं जल्दी जाग गया। गुस्ल वगैरह से फारिग होकर बाहर निकला तो जानो बाहर की सफाई कर रही थी। मुझे देखकर चौंक पड़ी और फिर हंसने लगी। क्यों? हंस क्यों रही हो जानो? रात को तुमने बहुत थोड़ा खाना खाया था। मैं जानती थी कि आज जल्दी उठोगे, इसलिए मैंने नाश्ता तैयार कर लिया। देख लो मैं कितनी चालाक हूँ, उसने कहा और मैं मुस्कुराने लगा। वाकई तू बड़ी चालाक है जानू। क्या कहने तेरी चालाकी के। तो अब कितनी देर में नाश्ता कराएगी? भूख लग रही है ना? बस अभी, उसने कहा और काम छोड़कर एक तरफ भाग गई। मैं उसके बारे में सोचता रहा था। दिन को 11 बजे मैं जाने के लिए तैयार हो गया था। यहाँ कुछ दूसरे मुलाजिम थे जिन्हें हिदायत कर दी गई थी कि मेरे अहकामात की तामील करें। चुनाचे मैंने एक मुलाजिम से टैक्सी मंगवाई और अफजाल साहब के बताए हुए पते पर चल पड़ा। टैक्सी जिस जगह रुकी वो एक खूबसूरत हवेली नुमा मकान था। बहुत बड़ा दरवाजा था जिसके बाद घास का लॉन दूर तक चला गया था और उसके बाद असल इमारत थी। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि टैक्सी अंदर ले चले। चुनाचे सदर दरवाजे के पास टैक्सी रुक गई और मैं नीचे उतर आया। मेरे बदन पर एक खूबसूरत लिबास था और जेब में खासी करेंसी मौजूद थी। मैंने ड्राइवर को बिल अदा किया। उसी वक्त एक शख्स सदर दरवाजे से बाहर निकला और मुझे देखकर रुक गया, लेकिन दूसरे लम्हे उसके ऊपर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। उसके मुंह से सिर्फ एक ही जुमला निकल रहा था, अरे अरे अरे। उसके मुंह से मुतहय्यराना अंदाज में निकला और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर भागे या बाहर आए। टैक्सी वापसी के लिए मुड़ चुकी थी। मैं नहीं जानता था कि ये कौन है, लेकिन शक्लो सूरत से वो कोई मुलाजिम ही मालूम होता था। फिर वो दौड़ता हुआ आया और बुरी तरह मुझसे चिमट गया। आप सरकार, आप हारून सरकार, आप। अरे मेरे सरकार, क्या ये आप हैं? वो पागलों की तरह मुझसे लिपटा हुआ था और फिर बच्चों की तरह रो पड़ा। उसकी भू भू की आवाज मुझे मज़ाक़ खेज लग रही थी, लेकिन उसकी जज्बातियत से मैं इनकार नहीं कर सकता था जो उसके अंदर पैदा हो गई थी। मैंने उसका शाना थपथपाया। सरकार, मुझे नहीं पहचानते? बताएं सरकार, मैं आपका गफूर हूँ, उसने कहा और मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। मगर सरकार, यहाँ का तो खेल ही बिगड़ गया है। सरकार, आप जिंदा हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अब सरकार सरकार ही करते रहोगे या अंदर भी चलोगे? मैंने कहा और गफूर अंगूछे से आंसू पोंछता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। लेकिन चंद कदम चलने के बाद ही गफूर ने जोरदार छलांग लगा दी। वो दूसरों को इत्तला देने गया था। मैं अभी हाल ही में पहुंचा था कि चारों तरफ से लोग दौड़ दौड़ कर आना शुरू हो गए।
ان میں چند افراد معمر تھے، 2-3 نوجوان تھے، کچھ لڑکیاں بھی تھیں۔ یہ تمام افراد میرے ارد گرد جمع ہو گئے، طرح طرح کی آوازیں نکال رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک معمر شخص مجھ سے لپٹ کر رونے لگا۔ ہارون، ہارون میرے بچے، میرے لال، کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیوں بچے کو ہراساں کر رہے ہو؟ دیکھو تو کیسا منہ نکلا ہوا ہے۔ ہائے میرا بچہ، اے اللہ، ایک خاتون نے کہا۔ ارے اندر تو چلو، خدا کی قسم آج کا دن بھی کیا ہے؟ ہارون، ہم کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں ہے؟ اندر چلو گے یا یہیں کھڑے باتیں کرتے رہو گے؟ آؤ ہارون بیٹے، اندر آؤ، دوسری معمر خاتون نے کہا اور آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑ لی۔ یوں مجھے گرفتار کر کے اندر لے جایا گیا۔ کوٹھی نہایت نفیس تھی، زمین پر قالین بچھے ہوئے تھے، ہر چیز سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ ارے کوئی نانا میاں کو تو اطلاع کر دو، ایک نوجوان نے کہا اور دوسرے لمحے ایک معمر شخص نے اسے روک لیا۔ ایسی حماقت بھی نہ کرنا اختر، اگر انہیں اچانک یہ بات بتائی گئی تو کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی ذہنی کیفیت کے اعتدال کا خیال رکھنا ہے۔ جو حکم تصدق خالو، نوجوان نے کہا اور میں نے اس شخص کو ذہن میں رکھ لیا۔ یہ میرا ماموں تھا اور اس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ بڑی مشکل سے ان لوگوں کی چاؤں چاؤں رکی، اس کے لیے بھی تصدق ماموں نے ہی حکم دیا تھا۔ تم لوگوں نے اسے پریشان کر دیا ہے، کچھ آرام تو کر لینے دو، بلکہ میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے لیے ہارون کو تنہا چھوڑ دو۔ چلو بچو، تم سب تو نکل ہی جاؤ۔ کیوں بیٹے، تھکن محسوس کر رہے ہو؟ تصدق صاحب نے پوچھا۔ نہیں ماموں جان، کوئی خاص نہیں، میں رات کو یہاں پہنچا تھا، رات بھر آرام سے ایک ہوٹل میں قیام کیا ہے۔ رات ہی کو کیوں نہیں آگے تھے بیٹے؟ ہوٹل میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی بیٹے؟ تصدق ماموں نے کہا۔ بس زیادہ رات ہو گئی تھی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو کہاں تکلیف دوں، اس لیے ہوٹل میں رک گیا۔ کیا بتاؤں بیٹے، دل کی حالت کیا ہے، دھڑکنیں کیا کہہ رہی ہیں۔ تمہارے آنے سے اس حویلی کی رونق واپس آ گئی ہے۔ یہ اجڑ چکی تھی، اس کے در و دیوار سوگوار تھے، میں جانتا تھا ماموں جان۔ مگر تم کہاں تھے بیٹے؟ مصر میں نے جواب دیا۔ تم نے ہمیں یہاں سے اپنی خیریت کا تار کیوں نہیں دیا؟ حالات ہی ایسے رہے ماموں جان۔ آپ کو جہاز کے حادثے کی اطلاع تو ملی ہوگی؟ ہاں ملی تھی۔ اف، کیسا قیامت کا سما تھا، ہم تو سکتے میں رہ گئے تھے۔ کیا کچھ نہیں کیا تمہارے بارے میں معلوم کرنے کے لیے؟ مگر ساری تدبیریں ناکام رہیں، تصدق ماموں نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا۔ حادثہ ایسی جگہ ہوا تھا ماموں کہ کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کیا تفصیل بتاؤ گے؟ تفصیل کیا بتاؤں ماموں، بس یوں سمجھے کہ حادثہ ہوا اور کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ چاروں طرف ایسی پہاڑیاں بکھری ہوئی تھیں جو ناقابل عبور تصور کی جاتی تھیں۔ ایک بار صرف آنکھ کھلی تھی اور اس کے بعد طویل بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر دوبارہ جب ہوش آیا تو ہسپتال میں پڑا ہوا تھا، اور جب زندگی کا احساس ہوا تو لوگوں سے اپنے بارے میں معلوم کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ دماغی حالت درست رہی، سر میں چوٹیں ضرور آئی تھی لیکن ایسی نہیں کہ پاگل ہو جاتا۔ بعد میں یہ پتا چلا کہ میں مصر میں ہوں۔ اوہ، لیکن قاہرہ تک کیسے پہنچے؟ آج تک معلوم نہیں ہو سکا، میں نے جواب دیا۔ یہ ساری باتیں مجھے افضال صاحب نے اچھی طرح پڑھا دی تھیں اور فوزیہ نے ان کی مشق بھی کرائی تھی، چنانچہ میں ان کے رٹے ہوئے جملے بڑی فراخ دلی سے استعمال کر رہا تھا۔ تعجب کی بات ہے، بہر صورت جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ یہاں تو بیٹے ہم سب تمہارا ماتم کر چکے تھے، اور بیٹے تمہارے دادا جان، میں نہیں کہہ سکتا بیٹے کہ مسعود صاحب کی کیا کیفیت ہو گئی تھی۔ آج بھی وہ گمسم ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ چیت کرتے ہیں، بس کبھی کبھی ایسی ہی بہکی بہکی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کی دماغی حالت درست نہیں رہی بیٹے، بڑے پریشان ہیں ہم لوگ۔ ڈاکٹروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اب بڑھاپے میں انہیں تکلیف دینے سے کیا فائدہ، خدا انہیں بہتر کرے گا تو بہتر ہوں گے۔ اوہ بیچارے دادا جان، میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں ہارون بیٹے، کیا کیا دل کہتا تھا ان کے لیے، ایک خاتون نے کہا۔ بدقسمتی سے میں ان کو نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے نہایت سعادت مندی سے گردن ہلا دی۔ اب تمہاری کیا کیفیت ہے بیٹے؟ ایک دوسرے صاحب نے پوچھا۔ اب تو بالکل ٹھیک ہوں، خدا کا احسان ہے، خدا کا شکر ہے، اس نے ہم سب کو نئی زندگی دے دی ہے۔ وہی خاتون جو پہلے بھی مجھ سے مخاطب ہو چکی تھی بولی۔ ہاں،
अल्लाह का लाख लाख एहसान है, किसी दूसरी खातून ने जवाब दिया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मसूद साहब को इस बारे में कैसे बताया जाए? तसद्दुक साहब ने कहा। हाँ, ये तो सोचने की बात है, कोई फैसला करना ही होगा। हम उन्हें इस खुशखबरी से महरूम नहीं रख सकते। तसद्दुक साहब फिर बोले, मेरा ख्याल है इस बारे में डॉक्टर नफीस से मशवरा किए बगैर कोई काम करना मुनासिब नहीं होगा। आप दुरुस्त कहते हैं। तसद्दुक साहब ने उनसे इत्तफाक करते हुए कहा, तो फिर ऐसा किया जाए, पहले डॉक्टर नफीस को टेलीफोन कर दें, डॉक्टर नफीस आ जाएं और इस बारे में वो जो मशवरा दें उसी पर अमल करते हैं। ये बात तय हो गई और तसद्दुक साहब ने एक साहब को टेलीफोन करने को कह दिया और वो साहब कमरे से उठकर बाहर निकल गए थे। बड़ा बुरा हशर था, उन लोगों की बातें सुन सुन कर कान पक गए थे। हर शख्स ऐसा मालूम होता था जैसे सबसे ज्यादा मुझे चाहता है। हर शख्स दूसरे शख्स पर सबकत ले जाने की कोशिश करता है। मैं उन लोगों के दरमियान घिर गया था। ये मेरे अपने नहीं थे, लेकिन किस तरह अपनायत का इजहार कर रहे थे। बाहर सूरत डॉक्टर साहब का इंतजार होता रहा। मेरे लिए चाय मंगवाई गई थी। हर शख्स इनफरादी तौर पर मेरी खातिर मदारात करना चाहता था। तब एक खातून ने, जो दरमियानी उम्र की थी, बोली, तुम्हारा कमरा बेटे उसी तरह महफूज रखा गया है। एक बार किसी ने उस कमरे में दाखिल होने की कोशिश की थी तो भाई मियाँ बिगड़ गए कि खबरदार किसी ने उस कमरे में कदम रखा और फिर उन पर दौरा पड़ गया। ओह, तुम्हारे लिबास वगैरह भी उसी तरह अलमारियों में टंगे हुए हैं। हम सब तुम्हारे लिए जज्बाती थे, लेकिन क्या करते, सब यादें ही तो रह गई थी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब यादों के नशेब से निकल आए। डॉक्टर नफीस एक संजीदा इंसान थे, उम्दा शख्सियत के मालिक। उन्हें सूरत हाल नहीं मालूम थी, लेकिन जब मेरे सामने आए तो सकते में रह गए। उनकी गहरी निगाहें लम्हा भर जमी हुई थीं। फिर उन्होंने दूसरे लोगों की शक्लें देखी और गहरी सांस लेकर बोले, शायद खुदा को मसूद साहब की नई जिंदगी मकसूद थी। मेरी तरफ से जिंदगी की मुबारकबाद कबूल करो हारून मियाँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैंने गर्दन खम करके कहा। क्या मसूद साहब को तुम्हारे बारे में इत्तला हो गई? अभी तक नहीं दी डॉक्टर, आपसे मशवरा किए बगैर दे भी नहीं सकते थे। अब आप बताएं इस सिलसिले में क्या किया जाए? तसद्दुक साहब ने कहा, आपने वाकई जहानत का काम किया है। मैं उनके पास जाता हूँ, उन्हें एक इंजेक्शन दूंगा, उसके बाद आप उन्हें मसूद साहब के पास लाएं। नफीस साहब ने कहा और उठ गए। किसी को मेरे ऊपर रत्ती बराबर शुबा नहीं हो सका था और इस बात ने मुझे काफी मुतमईन किया था। हाँ, एक काम और करें, नफीस साहब रुकते हुए बोले। जी? फोन पर अफजाल साहब को भी इत्तला दे दें। कुछ भी है, लेकिन बहरहाल वो भी इस घर से कुछ ना कुछ ताल्लुक रखते हैं। नफीस साहब की इस बात पर मैं दिल में चौंक पड़ा और मैंने दूसरे लोगों की सूरतें देखी। चंद चेहरे बिगड़ गए थे, लेकिन तसद्दुक साहब जल्दी से बोले, लेकिन अफजाल भाई तो कराची में हैं। जी नहीं, आए हुए हैं काफी अरसे से। अरे, हमसे नहीं मिले, लेकिन आपको कैसे मालूम? रात को फौजिया की तबीयत कुछ खराब हो गई थी, मुझे टेलीफोन किया था उन्होंने, मैं गया था, तब मुलाकात हुई। नफीस साहब ने जवाब दिया और बाहर निकल गए। इन डॉक्टर साहब का भी दिमाग चल गया है, उन्हें इस घर में बुलाने की क्या तुक है? वो हैं कौन इस घर के? एक खातून ने कहा, जो इस सारे खेल में मुकाम अव्वल रखती थी। मेरे जहन में अजीब से ख्यालात थे और मैं किसी कदर सनसनी महसूस कर रहा था। ये गलत बात है। रिश्ता तो है उनका, जब मसूद साहब इस रिश्ते को तस्लीम करते हैं तो किसी को क्या एतराज है? तसद्दुक साहब ने जवाब दिया और खातून नाक चढ़ाकर रह गईं। मैं अभी उन्हें फोन करूंगा, तसद्दुक साहब ने कहा। मैं इस घर के हालात समझ रहा था। ये घर जिन कैफियत का शिकार था वो मेरी समझ में आ रही थी, लेकिन असलियत तो अफजाल साहब ही जानते थे। ये सारा गोरख धंधा मुझे बेहद पुरस्रार मालूम हो रहा था, लेकिन मुझे जुबान बंद रखना थी। मुझे खुद वही करना था जो मेरे करम फरमाओं ने मुझसे कहा था। मुझे इन लोगों से गर्ज नहीं थी, इनके अपने मामलात कुछ भी हों। बिलाखिर एक मुलाजिम कमरे में दाखिल हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्हें ले आया जाए और मैं उठ गया। अब मैं उस हस्ती के सामने जा रहा था। मेरी धड़कनें बेतरतीब हो रही थीं, दिल गोया उछल उछल कर हलक में आ रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर मेरी टांगों पर लर्जा सा तारी हो गया और आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। मसूद साहब सुर्खो सफेद रंग के एक बारिश बुजुर्ग थे। सफेद लिबास और सफेद दाढ़ी में बेहद पुरवक्कार नजर आ रहे थे।
इस वक्त एक सोफे पर बैठे हुए थे, उनके नजदीक ही डॉक्टर नफीस खड़े हुए थे। मसूद साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे दरवाजे से दाखिल होते देखा और उनके नथने फूलने पिचकने लगे। वो बेख्तियार उठ खड़े हुए और उन्होंने दोनों हाथ फैला दिए। मेरे बच्चे, मेरे लख्ते जिगर। उन्होंने मुझे लिपटा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। इसका मतलब था कि उन्हें मेरे जिंदा रहने की खबर सुना दी गई थी और वो मेरा इंतजार कर रहे थे। न जाने क्यों चंद लम्हात के लिए ये एहसास हुआ जैसे मैं अपनों में हूं और मसूद साहब से सचमुच मेरा कोई कल्बी रिश्ता है। मसूद साहब रोते रहे, उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई थी। मसूद साहब, ये तो खुशी का मौका है। खुदा ने आपके घर को रोशनी बख्श दी। आप तो मायूस नहीं हुए थे। देख लीजिए अल्लाह ताला ने किस तरह आपकी दुआएं कबूल की। मेरा बच्चा, मेरा हारून। मसूद साहब ने बड़ी मोहब्बत से मुझे भींच लिया। मैंने भी उनकी मोहब्बत का जवाब उसी तपाक से दिया था। देर तक ये गमनाक या मुसरत अमेज मंजर जारी रहा। उसके बाद मसूद साहब को कुछ सुकून हुआ। तुम्हारे तमाम आज़ाद तो सलामत हैं? हाँ दादा जान, खुदा का फजल है, मैंने जवाब दिया। बड़ी तकलीफें उठाई होंगी? मसूद साहब बोले। जी हाँ, बेहद। आह, खुदा ने मुझे आखिरी वक्त में बहुत बड़ी खुशी दी है। ज़ेबुन्निसा, मेरा मुसल्ला बिछा दो, मैं शुक्राने के नफल पढ़ूंगा। जो हुक्म, एक मुलाजमा ने कहा और दादा जान नफल पढ़ने चले गए। डॉक्टर नफीस बेहद खुश थे। आहिस्ता से बोले, बड़ा मरहला तय हो चुका, अब कोई फिक्र नहीं है। चचा जान की जहनी हालत भी दुरुस्त हो गई है। आपने देखा डॉक्टर साहब, उन्होंने सारी बातें होशमंदों की सी की हैं। ये काम भी खुद ब खुद हो गया, लेकिन यहाँ बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। डॉक्टर नफीस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो 3 दिन तक भूखों को खाना खिलाऊंगी। खुदा ने इतनी बड़ी खुशी नसीब की है। एक खातून ने, जिन्हें मैं इस दौरान कई बार देख चुका था, बड़ी चाह से कहा, कब से शुरू करेंगी आप? डॉक्टर नफीस बोले, बस आज ही से। खातून फौरन बोली, संजीदा हैं? क्यों डॉक्टर साहब, इसमें गैर संजीदगी की क्या बात है? बस पूछ रहा था, इंसान जिस काम का इरादा करे उसमें देर ना करे। यकीन जानिए, सुबह को सिर्फ 1 प्याली चाय पी थी और अब आंते कुल हु अल्लाह पढ़ रही हैं। इस वक्त अगर आप मुझे खाना खिला दें तो आपको 10 भूखों का खाना खिलाने का सवाब मिलेगा। डॉक्टर नफीस पुरमजाक अंदाज में बोले और सब हंस पड़े। मैं अभी खाना लगवाती हूँ, खातून ने कहा और बाहर निकल गईं। दादा जान नफल पढ़ चुके तो सब खाने के लिए कमरे में चले गए और फिर कहकहों और मुसरतों के दरमियान खाना खाया जाने लगा। अब तुम लोग हारून को मेरे हवाले कर दो और अब आराम करो। शाम को 5 बजे ये तुम्हें मिल जाएगा, दादा मियाँ ने कहा और दूसरे लोगों ने तामील की। दादा मियाँ मुझे लिए हुए अपने कमरे में आ गए थे। उन्होंने मुझे अपने बिस्तर पर बिठा दिया और खुद भी मेरे नजदीक बैठकर मुझे देखने लगे। एक बार फिर उन्होंने मुझे लिपटा लिया था। मेरा बच्चा, मेरी आंखों का नूर। खुदा जानता है मुझ पर क्या बीती। मुझे अंदाजा है दादा मियाँ, मैंने कहा। बस बेटे, अब कभी ना जाना, मेरा आखिरी वक्त है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे ही हाथों अपनी आरामगाह में जाऊं। खुदा आपको सलामत रखे दादा जान, मुझे आपका साया दरकार है। ये बात सिर्फ तुम कह सकते हो बेटे, किसी दूसरे के दिल में ये ख्वाहिश कहाँ थी? जी, मैंने सवालिया अंदाज में उन्हें देखा। हाँ बेटे, जमाने के ये रंग अजनबी नहीं है। तुम्हें भी तजर्बा होना चाहिए। सदियों से दौलत और इंसानियत में तसादुम चला रहा है। ये जालिम शय मोहब्बत की सबसे बड़ी दुश्मन है। मेरे गिर्द मेरे अपने बिखरे हुए हैं, लेकिन इनके सीनों में मेरी मोहब्बत नहीं है। उन्हें मेरा साया दरकार नहीं, बल्कि उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं जल्दी से जल्दी इस जहान से रुखसत हो जाऊं, ताकि उन्हें उनका हक मिल जाए। ऐसे हैं ये लोग, मैंने गुस्सीले अंदाज में कहा। इनका कसूर नहीं है बेटे। जरूरतों की जोंके इंसान के वजूद से शराफत का सारा खून चूस लेती हैं, और जब खून ही ना हो तो मोहब्बत के ज़रात कौन से सयाल में गर्दिश करेंगे। ये सब ख्वाहिशात के असीर हैं। इनकी आरजुएं इनसे सब कुछ छीन चुकी हैं। मैं इन्हें बेकसूर करार देता हूँ। तुम भी सारी जिंदगी इनका ख्याल रखना। खुदा ने हमें सब कुछ दिया है, अगर उसमें से कुछ इनके काम भी आ जाए तो हमें घाटा नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रखना हारून। जी दादा जान, मैंने मुतासिर होकर कहा। अपने साथ बहुत सी तकदीरों को वाबस्ता रखना। बाज़ औक़ात इंसान अपनी बजाय दूसरों की तकदीर से खाता है। खुदा के देने के ढंग निराले हैं।
बहुत बड़ा ताजिर है वो, उससे तिजारत करोगे तो कभी घाटे में ना रहोगे, और उससे तिजारत का जरिया मैं तुम्हें बता चुका हूँ। खुदा आपको हमेशा सलामत रखे दादा जान, मैंने खलूस से नीयत से कहा। बड़ी खिफ़त हो रही थी मुझे। मैं सोच रहा था कि इतने नेक इंसान को मैं धोखा दे रहा हूँ, जिसके ख्यालात इतने बुलंद हैं, लेकिन खुदा ही गवाह था कि ये धोखादही किसी लालच के तहत नहीं थी। अफजाल साहब और फौजिया ने मुझे इस नेक काम पर आमादा किया था। अगर वो मेरे साथ इतना बेहतर सलूक ना करते, अगर वो मुझ पर वो अखराजात ना भी करते जो कर चुके थे, तब भी मैं इस नेक इंसान का सहारा बनने में आर ना महसूस करता। बहरहाल शाम 5 बजे तक दादा जान मुझसे बातें करते रहे और मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ। बार बार मेरे दिल को ये ख्याल कचूके दे रहा था कि मैं इस फरिश्ता सीरत इंसान को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन ये उसकी जिंदगी के लिए ही जरूरी था। इस ख्याल से किसी कदर तसल्ली होती थी। शाम को चाय का एहतमाम कोठी के लॉन पर किया गया था। चाय क्या थी, एक बहुत बड़ी पार्टी मालूम होती थी। जर्क बर्क लिबास, हसीन और जगमगाती हुई औरतें, बहुत सी नौजवान लड़कियां थीं, बूढ़ी औरतें थी, बूढ़े मर्द थे, नौजवान थे, ना जाने कौन कौन थे। सबके सब मुस्कुराते हुए सबने मेरा पुरजोश खैर मकदम किया था। अरे हारून मियाँ, आपने लिबास नहीं बदला, एक खातून बोली। ठीक तो है, मैंने अपने कपड़े देखते हुए कहा। वो हमेशा का सादा फितरत है, किसी ने कहा। बड़ाई की यही शान होती है, दूसरे ने जवाब दिया। हारून मियाँ, आप इन सबको पहचानते हैं? तसद्दुक मामू ने पूछा। मामू जान, यकीन कीजिए, आपके सिवा किसी को नहीं पहचान सका। हादसे ने मेरे जहन पर बहुत बुरा असर डाला है। यकीन करें, बाज औकात अपने आप को भी भूल जाता हूँ। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटे, खुदा तंदुरुस्ती दे। आपको मेरी हालत मालूम हो चुकी है, इसलिए अगर किसी को मेरी बात नागवार गुजरे तो मुझे माफ कर दिया जाए। मैंने कहा, अरे नहीं मेरे लाल, मिजाल है किसी की जो तुम्हारी बात का बुरा माने। और तसद्दुक मामू, चाय के बाद आप मेरा एक काम भी कर दें। हाँ हाँ कहो बेटे, तसद्दुक मामू सरापा जुबान बनकर बोले। मैं जहन में इन लोगों को महफूज रखता जा रहा था। तारुफ मुकम्मल हो गया। मेरे जहन में एक और सवाल था, लेकिन मैंने पूछना मुनासिब नहीं जाना। मैं जानना चाहता था कि क्या ये लोग इसी मकान में रहते हैं या मिलने आए हुए हैं, लेकिन मुझे यकीन था कि इस बात का वो लोग जरूर बुरा मान जाएंगे। बहरहाल मैंने ये सवाल नहीं किया और तसद्दुक मामू अपने काम से फारिग होकर बैठ गए। इन सब से मेरा तारुफ करा दें, आपका एहसान होगा। मैंने कहा, इसमें कोई हरज नहीं है, कोई बुरा ना माने। दादा जान ने दखल दिया। ए लो, बुरा मानने की क्या बात है, हमें अपने बच्चे से ताउन करना चाहिए। खुदा ने हमें उसकी सूरत दिखा दी, ये बात कम है। वही खातून बोली। ठीक है, ये काम मैं इंजाम देता हूँ, तसद्दुक मामू ने कहा, और फिर वो खड़े होकर बोले। ये फूफी जुलेखा हैं, ये फूफी नाहिद है, ये शाजिया है, फूफी जुलेखा की बेटी, ये ताहरा है, ये जमाल है, और ये 2 दिन गुजर गए। मेरे आइज़ा ने मेरी जिंदगी की बहुत खुशियां मनाई थी, बल्कि तसद्दुक मामू ने तो उस शाम एक तजवीज भी पेश कर दी थी। मैं दादा जान के साथ बैठा हुआ था कि तसद्दुक मामू बोले, चचा जान, मेरी एक ख्वाहिश है। क्या? दादा जान बोले, क्यों ना हारून मियाँ की वापसी की खुशी में एक तकरीब कर दी जाए। जैसा तुम लोग पसंद करो, मुझे क्या एतराज है। क्यों हारून मियाँ, तकरीब में आप क्या करेंगे मामू जान? भाई, हमारी हैसियत के लोग शरीक होंगे, ताम देंगे, उन्हें बस खुशी का इजहार हो जाएगा, और क्या करेंगे। तसद्दुक मामू बोले, जाहिर है मैं आपके मामलात में दखल अंदाजी की जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन जाती तौर पर मुझे आपसे इत्तेफाक नहीं। क्यों? बस मैं ऐसी बातों से उलझता हूँ, लोग आएंगे, मसनूईपन का इजहार करेंगे, मुझसे सवाल करेंगे, और मैं एक एक को जवाब देता फिरूंगा। ओह, तो इसमें हरज क्या है बेटे, यही जिंदगी के खेल होते हैं, बस यूं ही इंसान इंसानों के दरमियान रहता है। तसद्दुक मामू बोले, हरज है भाई, दादा जान ने दखल दिया। जी? तसद्दुक मामू चौंक पड़े। अगर हारून मुनासिब नहीं समझता तो कोई जरूरत नहीं है, दादा जान ने फैसला कुन लहजे में कहा, और तसद्दुक मामू का मुंह लटक गया। ठीक है, जैसी आप लोगों की राय, ये तो सिर्फ एक तजवीज थी, उन्होंने आहिस्ता से कहा, और फिर थोड़ी देर के बाद उठ गए।
उस वक्त जब मैं अंदर के माहौल से उकता कर लॉन पर निकल आया और लॉन के एक खूबसूरत गोशे में बैठकर इन हालात पर गौर करने लगा तो अचानक किसी तरफ से शाजिया निकल आई। उसने एक खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और उसके बदन से किसी उम्दा सेंट की खुशबू उठ रही थी। हेलो हारून। हेलो, मैंने चौंक कर कहा और शाजिया अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। उसने काफी देर तक कुछ नहीं कहा और यूं ही खामोश खड़ी रही। आप? मैंने खामोशी से उकता कर कहा। ये मैं तुमसे आप क्यों हो गई? वो शिकायती अंदाज में बोली। ओ माफ करना शाजिया, तुम मेरी जहनी कैफियत से वाकिफ हो। आप भी तो मेरी जहनी कैफियत से वाकिफ थे, वो मायनी खेज अंदाज में बोली। हैं? मैं नहीं समझा। मैं नहीं मान सकती हारून, मैं नहीं मान सकती। क्या नहीं मान सकती? तुम्हें सारी दुनिया याद है सिवाय मेरे? उसकी आवाज गमनाक हो गई। क्या तुम मेरे हालात से वाकिफ नहीं हो शाजिया? मैंने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। फिर मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैंने तो बचपन से आज तक सिर्फ एक ही ख्वाब देखा है। मैं तो जिंदा दरगोर हो गई थी हारून, जब मेरे मुंह में खाक। तुम मेरी मदद नहीं कर सकती शाजिया, मैंने कहा। कैसी मदद? क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं कि मैं जिंदा बच गया? क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि मैं पागल नहीं हुआ? खुदा ना करे ऐसी बातें क्यों करते हो हारून? वो जल्दी से बोली। मेरे साथ जो हादसा पेश आया वो बेहद खौफनाक था। काफी दिन तक तो डॉक्टर इस उलझन का शिकार रहे कि मेरा जहनी तवाजन भी दुरुस्त होगा या नहीं, कहीं मेरी याददाश्त तो गुम नहीं हो जाएगी। लेकिन मैं मजबूत इंसान निकला। मैं ठीक रहा लेकिन बहुत सी बातें भूल गया। इसमें मेरा कसूर नहीं है। मोहब्बत तो बहुत बड़ी ताकत होती है हारून, और ये यकीन करो कि ये सिर्फ मेरी दुआएं थी जिन्होंने तुम्हें जिंदगी बख्शी। खुदा ने तुम्हें मेरे लिए जिंदा रखा है, तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हें वो खतूत भी याद नहीं जो मैं तुम्हें लिखा करती थी? ओ खतूत? हाँ, कुछ धुंधला सा खाका मेरे जहन में। उस मोहब्बत को याद करो हारून जो हमारे दरमियान थी। तुम हमेशा कहते थे कि शाजिया, यूरोप बहुत हसीन है, लेकिन तुम्हारे बगैर उसके मन में एक नुमाया कमी महसूस होती है। ये बातें मैंने तुम्हें खत में लिखी थी, अक्सर लिखा करते थे। उनमें से कोई खत है तुम्हारे पास? मैंने सवाल किया और शाजिया गड़बड़ा गई, लेकिन चालाक लड़की थी, फौरन बोली। लो, ऐसे खत भी कहीं महफूज रखे जाते हैं ताकि दूसरों के हाथ पड़ जाएं। काश उनमें से कोई खत होता। क्या करते उनका? उन्हें पढ़कर अपने और तुम्हारे दरमियान रवाबत का अंदाजा करता। तुम्हें कुछ याद नहीं आता? बदकिस्मती से नहीं, मैंने जवाब दिया और वो सिसकने लगी। आह मेरी तकदीर, इसके अलावा और क्या कहूँ? वो रोती हुई बोली। मैं दिलचस्प निगाहों से उसे देखता रहा। शायद उसका ख्याल था कि मैं इन आंसुओं पर तड़प उठूंगा, दौड़कर उसे सीने से लगा लूंगा, तसल्लियां दूंगा और यूं टूटे रिश्ते उस्तवार हो जाएंगे। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। मैं खामोशी से उसे रोता देखता रहा और मेरी तरफ से कोई पजीराई ना पाकर उसने खामोश हो जाना ही मुनासिब समझा। अलबत्ता वो भीगी आंखों से मुझे देख रही थी। तुम्हें कुछ भी याद नहीं आता हारून? मैं क्या करूं, मेरी याददाश्त मेरा साथ छोड़ चुकी है, मैंने बेपरवाही से कहा। तो फिर मुझे बताओ मैं क्या करूं? सब्र करो, इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूं? नहीं हारून नहीं, बचपन से जो ताजमहल बनाया है वो तुम्हारे इन चंद अल्फाज से मिस्मार नहीं हो सकता। मैं तुम्हें चाहती हूँ, कभी तुम भी मुझे चाहते थे, लेकिन आज तकदीर ने मुझसे मेरी चाहत छीन ली है। मैं सब्र नहीं कर सकती हारून, मैं सब्र नहीं कर सकती। तुम्हें याद करना होगा, तुम्हें याद आना चाहिए, तुम्हें सब कुछ याद आना चाहिए। अगर याद ना आया तो मेरी सजा क्या होगी? मैंने सवाल किया और वो चौंक कर मुझे देखने लगी। सजा? तुम्हें सजा देने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोली। तो फिर माफ कर दो, मैंने मस्खरेपन से कहा। क्या तुम अपने दिल में मुझे तलाश नहीं कर सकते? वो बोली। कोशिश करूंगा और मिल गई तो इत्तला दे दूंगा, मैंने कहा और वहां से आगे बढ़ गया। शाजिया अपनी जगह खड़ी मुझे देखती रही थी। हालांकि बड़े जज्बाती मनाजिर थे। वो मुझसे मोहब्बत का इजहार करती रही। खासी खूबसूरत लड़की थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बा नहीं पैदा हुआ, कम अज कम हमदर्दी का जज्बा भी नहीं। बस यूं महसूस हुआ था जैसे इस मोहब्बत के अंदाज और इन आंसुओं में मसनूइयत है, एक ऐसा जज्बा है जिसके
पसे पर्दा वो कुछ और ही है, वो नहीं है जो वो कह रही थी। हालांकि मेरी मौजूदा हैसियत के मुताबिक वो मेरी फूफी जाद बहन थी। बाहर सूरत यहाँ तो बहुत से मामलात थे और इन तमाम मामलात से मुझे निमटना था और मैं उनसे खाइफ भी नहीं था। बहरहाल यहाँ का हर शख्स मेरी पजीराई में लगा हुआ था। जिसे देखो मेरे लिए नित नई तरकीब सोच रहा है, मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन तमाम अफराद के अंदर मुझे एक मसनूईपन का एहसास होता था। यूं महसूस होता था जैसे सबने अपने चेहरों पर नकाब डाल रखे हों, अपनी फितरतें छुपाकर अपने अंदर को मसख करके वो सब बैरूनी तौर पर मेरी मोहब्बत के खोल में लिपटे हुए मेरे सामने आए थे। हो सकता है ये एहसास जो मेरे अंदर था अफजाल साहब का पैदा करदा हो। मुझे जो कुछ बताया गया था उसके मुताबिक मेरी हैसियत सोने की चिड़िया जैसी थी। ये चिड़िया जिसके कब्जे में भी आ जाए। लेकिन इस पूरे मकान में मैं जिस शख्स से ज्यादा मुतासिर था वो दादा मियाँ थे। दादा मियाँ वाकई एक मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक थे। इस खानदान को उन्होंने जिस तरह जमा कर रखा था और जिस तरह उनकी कफालत कर रहे थे वो काबिले तहसीन बात थी। उनके अंदाजे फिक्र में बड़ी वुसअत थी। हालांकि वो जानते थे कि उनके गिर्द जमा अफराद उनकी जात से कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे, कोई हमदर्दी नहीं रखते। वो उनकी जिंदगी के ख्वाहां नहीं थे, बल्कि उनकी दौलत इन लोगों के लिए बाइसे कशिश थी। और अब ये कशिश मेरी जात की तरफ मुंतकिल हो गई थी। अफजाल साहब के किरदार के बारे में अभी तक मुझे कुछ नहीं मालूम हो सका था। वैसे यहाँ उनके खिलाफ नफरत पाई जाती थी। ये दुरुस्त था कि वो शख्स इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखता था, लेकिन मजमूई तौर पर मैंने उसे इन सब से बहुत ज्यादा मुखलिस और हमदर्द पाया था। और शायद वो दादा जान की दौलत से भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था। अगर ऐसी बात होती तो फौजिया के साथ वो खुद भी यहाँ मुकीम होता, क्योंकि दादा जान जिस फितरत के मालिक थे उससे अंदाजा होता था कि अगर वो खुद भी इन लोगों में शामिल होने की कोशिश करता तो वो उसे इनकार ना करते। अफजाल साहब का ख्याल आया तो मैंने सोचा कि इन दिनों उनसे मुलाकात नहीं हुई। यहाँ तो मैं उनके आलाकार की हैसियत से ही काम कर रहा था। मेरी हैसियत से सिर्फ वही वाकिफ थे और बाकी ये तमाम लोग तो मुझे सिर्फ मट्टी के माधू मालूम होते थे, सिर्फ खुशामद करने वाले और मुझे खुश रखने के ख्वाहां। 2-3 दिन गुजर चुके थे। मैंने सोचा कि अफजाल साहब से बिल्कुल ही कता ताल्लुक मुनासिब नहीं है, किसी तौर उनसे मुलाकात करने की कोशिश करूं। उनकी तरफ से मुझे हिदायत मिलती रहनी चाहिए। जाहिर है मैं अपने तौर पर यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता था और नहीं जानता था कि मुझे मजीद क्या करना है। चुनाचे अफजाल साहब से मशवरा जरूरी था। जाहिर है यहाँ मुझ पर पाबंदियां तो आयद नहीं हो सकती थी। मैंने दादा जान से बाहर जाने की इजाजत मांगी तो उन्होंने खलूस दिल से इजाजत दे दी। चाहो तो ड्राइवर साथ ले लो बेटे, उन्होंने मुझे मशवरा दिया। नहीं दादा जान, क्या जरूरत है, मैं बाहर सूरत अपने वतन की गलियों सड़कों से नावाकिफ नहीं हूँ, मैंने जवाब दिया और दादा जान ने गर्दन हिला दी। मैंने एक मुलाजिम को गाड़ी गिराज से बाहर निकालने का हुक्म दिया और थोड़ी देर के बाद वहां से बाहर निकल आया। ड्राइविंग में मैं अभी खुद को मुशाक नहीं कह सकता था, लेकिन बहरहाल फौजिया ने मुझे अच्छी खासी ड्राइविंग सिखा दी थी। अफजाल साहब दरअसल अपना और मेरा राब्ता छुपाना चाहते थे, इसलिए मैंने ये एहतियात जरूरी समझी थी। देर तक मैं इधर उधर चकराता रहा, फिर अफजाल साहब की रिहाइश गाह की तरफ चल पड़ा। उनके मकान के सामने गाड़ी रोककर मैं उतर आया और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलने वाली फौजिया ही थी। ढीले ढाले लिबास में मलबूस वो बेहद हसीन नजर आ रही थी। उस लड़की से मेरी अच्छी खासी बेतकल्लुफी हो चुकी थी, इसलिए वो मुझे पसंद भी थी। मुझे देखकर फूल की तरह खिल उठी और पूरा दरवाजा खोल दिया। ओह, आ जाओ, अंदर आ जाओ, उसने बेइख्तियार होकर कहा और मैं मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। फौजिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। कैसे हो हारून? ठीक हूँ, जाहिर है तुम्हारा शागिर्द रह चुका हूँ, इसलिए ठीक ना होने का क्या सवाल है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और फौजिया मेरी इस बेतुकी बात पर हंस पड़ी। आओ दूसरे कमरे में चलो, उसने कहा और मुझे लिए हुए दूसरे कमरे में चल पड़ी। अफजाल साहब का ये मकान खासा खूबसूरत था। जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें मौजूद थीं। वैसे भी उनकी हैसियत के बारे में मैंने अंदाजा लगाया था। वो दादा जान के टुकड़ों पर पलने वाले नहीं थे, बल्कि अपने तौर पर भी बहुत कुछ थे।
انہوں نے جو کچھ خرچ کیا تھا وہ بھی اپنی رقم سے ہی کیا تھا، اور یہ رقم معمولی نہیں تھی۔ فوزیہ مجھے لے کر اندر ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی اور بڑے پیار سے بٹھایا۔ ماشاءاللہ، تمہاری تو شخصیت ہی بدل گئی ہے۔ شخصیت بدلنے والے کون لوگ ہیں، یہ آپ نے غور نہیں کیا مس فوزیہ؟ میں نے کہا۔ نہیں ہارون، بعض لوگوں میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، صرف ان صلاحیتوں کو چمکانے کی بات ہے۔ ہم نے تو صرف وہ کام کیا ہے۔ لیکن افسوس فوزیہ، میں اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں ہارون ہونے کی حیثیت سے تو ایک نمایاں مقام رکھتا ہوں، لیکن سردار علی ہونے کی حیثیت سے کچھ نہیں ہوں۔ یہ سردار علی کون ہے؟ فوزیہ نے متبسم انداز میں پوچھا۔ سردار علی؟ واقعی سردار علی کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایسی شخصیت جسے کوئی نہیں جانتا اور جو جاننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو ہارون؟ تم نہ جانے کیسی باتیں کر رہے ہو، اس انداز میں کیوں سوچ رہے ہو؟ فوزیہ، ہر شخص پیدا ہونے کے بعد ایک نام پاتا ہے اور اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ اچھائیاں برائیاں اس کی ذات میں جو کچھ بھی ہوتی ہیں سبھی نام سے منسوب ہوتی ہیں، اور زندگی کے ایک ایسے دور میں داخل ہو کر جہاں نام کی تبدیلی کانوں سے آشنا ہو، اگر اس کی حیثیت ایک دم بدل دی جائے تو کیا یہ اس کے لیے تکلیف دہ بات نہیں؟ اب ایسی تکلیف دہ بھی نہیں ہے۔ آخر اس میں حرج کیا ہو گیا؟ تم سردار کی بجائے ہارون ہو، صرف اتنی ہی بات نہیں فوزیہ؟ پھر میں سردار کو بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں، سردار کی بات بھی تو نہیں رہی ہے مجھ میں۔ ہارون بن کر میں لوگوں میں مقبولیت رکھتا ہوں۔ اگر آج میں اپنے آپ کو سردار بنا کر پیش کر دوں تو مجھے یقین ہے کہ کوئی میری جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ لیکن میں کہتی ہوں، پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے کہا نا، میرے اندر کا سردار ابھی تک نہیں مر سکا۔ تم اسے مارو گے نہیں ہارون، وہ تو بس چند لمحات کے لیے سو گیا ہے۔ دادا جان بالکل ٹھیک ہو جائیں، اس کے بعد کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ خیر چھوڑو، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ افضال صاحب کہاں ہیں؟ اس وقت موجود نہیں ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے شاید واپس آ جائیں۔ تمہیں جلدی تو نہیں؟ فوزیہ نے پوچھا۔ نہیں، ظاہر ہے میرے اوپر کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کس کے ساتھ آئے ہو؟ تنہا آیا ہوں۔ اوہ، کار ڈرائیو کرتے ہوئے؟ ہاں، ذرا میں بھی تو دیکھوں کیسے گاڑی چلاتے ہو۔ چلو ساتھ چلتے ہیں، کہیں گھوم پھر آئیں، پھر دیکھ لینا۔ او نہیں، ابھی یہ مناسب نہیں ہے، فوزیہ نے اچانک سنجیدہ ہو کر کہا۔ کیوں؟ بس ہارون، ابھی مجھے تمہارے ساتھ نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ حالات ابھی بہت پیچھے ہیں، ہمیں بہت آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے شناسائی کا اظہار کرنا ہوگا۔ میں نہیں سمجھا فوزیہ۔ میں نے کہا، سمجھنے کی کوشش کرو ہارون، حالات ابھی ہمارے موافق نہیں ہیں۔ تم نے کم از کم اس دوران یہ اندازہ تو لگا لیا ہوگا کہ افضال صاحب کے لیے اس گھر کے لوگوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں۔ ہاں، میں اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ فوزیہ نے کہا۔ افضال صاحب کے لیے وہاں نفرت کا احساس ہوتا ہے۔ آخر کیوں؟ میں نے فوزیہ سے پوچھا۔ بس وہ لوگ افضال صاحب کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن کیوں؟ اس کی وجہ ان لوگوں کا رشتہ ہے، حالانکہ ان کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔ بس وہ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ خود کبھی افضال صاحب نے اپنے آپ کو اس میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے سوال کیا۔ شاید کی تھی لیکن ناکام رہے۔ کیوں؟ وہاں ان کے شدید مخالفین موجود ہیں۔ ہاں، تم یہ سمجھ لو کہ وہاں ان کا کوئی ہمدرد ہے ہی نہیں۔ البتہ دادا جان اپنی فطرت سے ذرا مختلف ہیں، وہ کسی انسان سے نفرت کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں، میں نے محسوس کیا ہے۔ مسعود صاحب بے حد نیک انسان ہے۔ ویسے تم سناؤ، کیسی رہی تمہارے ساتھ؟ بہت عمدہ، یعنی حسب توقع۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نہیں، یوں سمجھو تم فوزیہ افضال صاحب نے جو حالات سمجھائے تھے ان کے مطابق، مگر چند باتوں پر مجھے حیرت ہے۔ کیا؟ کون سی بات؟ فوزیہ نے پوچھا۔ افضال صاحب تو مسعود صاحب کے لیے اتنے نیک جذبات رکھتے ہیں کہ ان کی بیماری دور کرنے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اپنی ذات پر الجھنیں مول لی، اپنی دولت خرچ کی، لیکن وہاں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ہارون، ابھی یہ نہ معلوم کرو تو بہتر ہے، فوزیہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا نا، میں ابھی تمہیں
یہ حالات نہیں بتا سکتی، نہ ہی مجھے اس کی اجازت ہے۔ تعجب کی بات ہے، کسی کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ پلیز ہارون، مجھ سے اس سلسلے میں سوالات نہ کرو۔ ممکن ہے بہت جلد تمہیں حقیقت معلوم چل جائے۔ کوئی بہت گہری بات ہے؟ میں نے سوال کیا۔